हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए, आपको पता है आपकी बुक नंबर 2 चल रही है, यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आपकी किताब चल रही है। तो आज इसी क्रम में आपका जो है अध्याय नंबर 7वां है, यानी भू आकृतियाँ और उनका विकास किस प्रकार से हुआ है। तो आज हम यहाँ पर इसका जो है पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज आती है मॉर्निंग में, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात कर लेते हैं इस अध्याय की। देखिए, आपने इससे पूर्ववर्ती अध्याय में आपने देखा था कि किस तरह से भू आकृतियों का विकास हुआ था, कौन कौन से कारक हैं जिनके जरिए से भू आकृतियाँ बनी थी, वो सब चीज़ें आपने देखी थी। अब यहाँ पर वो जो भू आकृतियाँ हैं और उन भू आकृतियों से किस प्रकार की आकृतियाँ बन रही हैं, धरातल पर जो जो चीज़ें मौजूद हैं, विद्यमान हैं, उन आकृतियों से किस किस प्रकार की आकृतियाँ बनेंगी, वो सब हम चीज़ें देखेंगे। अब आपने जो पिछला अध्याय था, पिछले अध्याय में आपने ये भी देखे थे कि अंतर्जनित बल हो या बहिर्जनित बल हो, दोनों ही कारक जो होते हैं वो आकृतियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अपक्षय, अपर्दन, बृहद संचलन के बारे में पूर्ववर्ती अध्याय में देख लिया था। अब उनसे बनने वाली जो आकृतियां हैं, क्या क्या वो अपक्षय, अपर्दन और बृहद संचलन निर्माण करेंगे यहाँ पर, तो वो आकृतियों के बारे में आप इस अध्याय में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब बताया गया है, जैसे आपने ऊपर वो देखा है, वही सब कहा गया है कि पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात जो भू आकृतिक कारक हैं जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद, ये तरंग अपर्दन करते हैं। ठीक है, तथा तरंग ये क्या करते हैं, अपर्दन करते हैं। ये सब आप यहाँ पर जो है ये लिखवाऊंगा नहीं, मैं स्टार्ट से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन मुद्दे पर हम यहाँ पे पहुँचते हैं। स्थलखंड क्या होता है हमारे यहाँ पे, सबसे पहले माइंड में आपके आना चाहिए स्थलखंड या भू आकृति। स्थलखंड के छोटे और मध्यम आकार का जो भूखंड है इसको हम स्थलाकृति या भू आकृति कहते हैं। ठीक है, यह पहला पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पर, जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ कि स्थलखंड के छोटे एवं मध्यम आकार के भूखंड या स्थलाकृति को स्थलाकृति या भू आकृति, इसको स्थलाकृति या भू आकृति कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सी जब भू आकृतियाँ मिल जाती हैं, बहुत सी भू आकृतियाँ मिल जाती हैं तो उन्हें हम भूदृश्य बनाती हैं। यानी बहुत सी भू आकृतियाँ यहाँ पर मिलकर क्या बनाती हैं, भूदृश्य बनाती हैं, जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। भूदृश्य का मतलब जो हमारी आंखों से हम देख रहे हैं, बड़े बड़े दृश्य देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, पठार देख रहे हैं, घाटियाँ देख रहे हैं, तो बहुत ये क्या है, बहुत सारी भू आकृतियाँ तो मिलकर बना रही हैं, तो इन्हें भूदृश्य की संज्ञा दी गई है। तो आपने यहाँ पर पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताया गया है पहले पॉइंट के बाद कि भाई जो प्रत्येक भू आकृति होती है, तो प्रत्येक भू आकृति की कुछ अपनी भौतिक आकृति होती है, उसका आकार होता है, कुछ पदार्थ होते हैं जो कि भू प्रक्रियाओं को उनके कारकों द्वारा निर्मित है। यह बिल्कुल सही बात है, यानी हर भू आकृति का अपना अपना एक स्वरूप है, अपनी उसकी आकृति है, उसका आकार है, उसको निर्मित करने वाली पदार्थ है, उस प्रक्रिया है। तो यहीं यहाँ पर वही बातें बताई गई हैं, तो आपने यहाँ पर नोट कर लेना पहले का पहला सब पॉइंट। अब यहाँ पर अगला पॉइंट में कहा गया है कि जो धरातल के ऊपर बनने वाली भू आकृतियाँ हैं, इनके निर्माण की प्रक्रिया आप जानते हैं कि कोई एक दिन में तो निर्मित हुई नहीं है, इन्हें बनने में सालों साल लगे हैं, यानी इनका निर्माण सालों साल की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो यहाँ पर जो मोस्टली आपकी भू आकृतियाँ हैं तो इनकी प्रक्रियाएँ धीमी गति से कार्य करती हैं, यानी अधिकतर जो भू आकृतियाँ हैं ये भू आकृतिक प्रक्रियाएँ धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी वजह से इनके आकार बनने में लंबा समय इन्हें लगता है। यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर बात करें इनकी, तो यहाँ पर ये भू आकृतियाँ जो हैं ये जलवायु संबंधी बदलाव से या फिर खुद की स्वयं की प्रक्रियाओं से परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पर वही परिवर्तित प्रक्रिया देखेंगे, कौन कौन सी परिवर्तन की प्रक्रिया से क्या क्या होता है इनमें। तो यहाँ सेकंड पॉइंट पे आप नोट कर लेना कि जलवायु संबंधी बदलाव या फिर स्वयं स्वयं की प्रक्रिया से ये भू आकृतियाँ रूपांतरित हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं या रूपांतरित हो जाती हैं, ये आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि भाई इनके विकास का अर्थ क्या है, भू आकृतियाँ जो हैं इनके विकास का अर्थ क्या है। इनके विकास का अर्थ यहाँ पर ये लिया गया है, भू आकृतियों के विकास का अर्थ, कि भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने की अवस्थाएं। यानी एक जो भू आकृति है वो जरूरी नहीं है एक जैसी बनी रहे, अपक्षय, अपर्दन जो है उन्हें दूसरी भू आकृतियों में भी बदल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, कोई पहाड़ है, पहाड़ बहुत ज़्यादा अपर्दित हो जाए, अपक्षयित हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा अपक्षयित हो जाए, अपक्षयित होने के बाद अपर्दन हो जाए, उसका अपर्दन होने के फलस्वरूप वो क्या एक पठार नुमा हो जाए, तो क्या होगा कि एक भू आकृति जो है पहाड़ से पहले सालों साल बाद वो जो है घट घट के घिस घिस के एक पठार में तब्दील हो गई। तो ये सब चीज़ क्या है, यानी एक भू आकृति दूसरी भू आकृति में परिवर्तित हो रही है, तो ये उनका विकास बोला जाएगा।
यानी ये क्या हुआ कि विकास क्रम में, यानी जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई तो उसे विकास क्रम बोलेंगे। यानी हम जैसे पहले बचपन में छोटे थे साइज के थे, और जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, हमारी हाइट बढ़ी, ठीक है, जो है बौद्धिलब्धि बढ़ी, सब चीज़ें बढ़ी, तो वो हमारा विकास क्रम बोला जाता है कि हम अपनी पूरी जो अवस्था है हमारी जीवन की, उस अवस्था में हमने जो जो पहलुओं से हम गुजरे हैं, चाहे वो बचपन से गुजरे हों, शैशवावस्था से गुजरे हों, बाल्यावस्था से गुजरे हों, या फिर हम जो वयस्क अवस्था, या फिर बोल सकते हैं किशोरावस्था बोल सकते हैं, किशोरावस्था से गुजरे हों, तो वो अवस्थाएं थी हमारी। तो वही यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर भू आकृति की विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, तो उनसे इनका जो रूप परिवर्तन है वो होता रहता है। जैसे हमारा रूप परिवर्तन हुआ, यानी बचपन का आप अपना फोटो उठा के देखेंगे तो आपका कुछ अलग चेहरा होगा, अभी उठा के देखेंगे तो कुछ अलग होगा। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि भू आकृति के विकास का अर्थ है, भू आकृति के विकास का अर्थ भूतल के एक भाग में भू आकृति का इसके दूसरी आकृति में परिवर्तित होने से है। यानी भू आकृति के विकास का अर्थ भूतल के एक भाग में भू आकृति का इसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है, ठीक है। ये आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही मैंने बताया कि जैसे हमारा जीवन चलता है, ठीक उसी प्रकार से स्थल रूप के विकास की तुलना की गई है कि स्थल रूप के विकास की 3 अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे हमारी जीवन की अवस्थाएं बताई गई, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी, यानी कि चाहे जमीन हो या मनुष्य हो, उन सबकी एक ही प्रक्रिया है, बट ठीक है, उनका विकास क्रम वही है कि हम शैशवा, यानी यहाँ युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था बताया गया है। शैशवावस्था यानी लिया गया, युवावस्था से स्टार्ट किया है इन्होंने, तो वही जीवन की अवस्थाओं से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर लिख लेना इसी में सब पॉइंट कि स्थल रूप विकास की अवस्थाओं की तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से की जा सकती है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए इसी के साथ आपका ये यहाँ पर ये इसका स्टार्टिंग जो था वो समाप्त हो गया। स्टार्टिंग में ये समझाने का प्रयास किया गया था आपको, यहाँ पर इसमें प्रारूप एक भूमिका तैयार की गई थी कि भाई इसमें चैप्टर में है क्या, चैप्टर वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि भाई भू आकृतियाँ धरातल पर जो हैं बनती हैं, चाहे वो अंतर्जात बलों से बनती हो या बहिर्जनित प्रक्रियाओं से बनती हो, वो यथावत नहीं रहती हैं, उनका भी विकास क्रम होता है, वो भी समय के अनुरूप रूपांतरित होती रहती हैं, एक आकृति से दूसरी आकृतियों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो वो बात यहाँ पर दोहराई गई है। अब यहाँ पर एक कारक लिखा हुआ है, वो है प्रवाहित जल। ये धरातल पे मौजूद जो आकृतियां होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा कारक है परिवर्तन करने वाला। प्रवाहित जल जो है धरातल पर जो भी भू आकृतियां, जो भी आप भूदृश्य देख रहे हैं, उन्हें परिवर्तित करने में इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, प्रवाहित जल की, बहने वाले जल की। तो आप हेडिंग डाल लेना प्रवाहित जल। अब जो प्रवाहित जल है, ये जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा निम्नीकरण के लिए यही उत्तरदायी होता है। निम्नीकरण का मतलब ये है कि जो धरातल है उसके निम्नीकरण के लिए आपका जो प्रवाहित जल है या जो भी जल हो वो उत्तरदायी होता है, क्योंकि जल जब हो यानी लगातार वर्षा होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर अपरदन की प्रक्रिया भी होगी, ठीक है। यानी जो पहले से चट्टानें अपक्षयित हो गई हैं तो उन अपक्षय के उपरांत यहाँ पर जब बारिश होगी तो अपरदन भी होता जाएगा उनका, तो वही बात यहाँ पर दोहराई गई है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप नोट कर लेना, यहाँ पर लिख लेना कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सबसे महत्वपूर्ण भूआकृतिक कारक है और धरातल निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है आपको कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सबसे महत्वपूर्ण भूआकृतिक कारक है और धरातल निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए प्रभावित जल के ही प्रभावित जो जल है इसके भी 2 तत्व हैं, इन्हें हमने 2 भागों में विभक्त कर लिया है। एक तो धरातल पर परत के रूप में बहने वाला जल है, दूसरा है रैखिक प्रभाव। रैखिक का मतलब आप समझ गए होंगे एक रेखा में, यानी कि ये आप मान सकते हैं एक रेखा है और इस रेखा के भीतर, एक लाइन के भीतर जल का प्रभाव हो रहा है तो इसे रैखिक प्रभाव बोलेंगे, ठीक है। यानी हम मान सकते हैं नदियों का जल, सरिताएं हैं छोटी छोटी, ठीक है, धाराएं जो हैं उनमें बहने वाला जल, इसे रैखिक प्रभाव बोल सकते हैं हम। यानी कंटिन्यूसली एक पूरी सीधी लाइन जो है, जो भी यानी नदी सीधी तो नहीं होती है लेकिन हम लोग रैखिक ही बोलेंगे क्योंकि पूरा एक उसका जो पथ जो है डिफाइन है, पूरा पथ जो है उसका डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, निर्मित है पूरा पथ, ठीक है, तो उसे रैखिक बोलेंगे हम। तो यहाँ पर आप वही चीज़ें यहाँ पर नोट करेंगे इसी में कि पृथ्वी के जल के 2 तत्व हैं। पहला यहाँ पर ए सब पॉइंट, यानी कि इसी में आपका जो है ए सब पॉइंट है, यहाँ पर परत प्रवाह डाल लीजिए, ठीक है। तो इसी में लिख लेना कि धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है। यह क्या है? धरातल पे परत के रूप में जो भी प्रवाह यानी पानी वानी बरस रहा है तो परत के रूप में जो पानी धरातल पे बहता है वो परत प्रवाह बोला जाएगा। 20 में सब पॉइंट आप डाल लेना, क्या है ये? रैखिक प्रवाह, ठीक है। यानी कि जो घाटियों में, नदियों, सरिताओं के रूप में बहता है, यानी कि जो घाटियां हैं, ठीक
ठीक है। तो उन घाटियों में नदियाँ या सरिताएं, छोटी छोटी धाराएं हैं, उनके भीतर जो बहने वाला जल है उसे हम रैखिक प्रवाह कहेंगे, क्योंकि उसकी एक दिशा निश्चित है, जबकि परत प्रवाह की दिशा कोई निश्चित नहीं होती है। ये बात आप जानते होंगे। अब यहाँ पर कहा गया है, अगली बात यहाँ पर बताई गई है कि जो प्रवाहित जल है, तो प्रवाहित जल के द्वारा जो निर्मित अधिकतर अपर्दित स्थल रूप होते हैं, ठीक है, ये युवावस्था से संबंधित होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो प्रवाहित जल है, प्रवाहित जल के द्वारा जो नदियों का प्रवाहित जल होता है, नदियों में बहता है, तो इसके द्वारा जो ज़्यादातर कोई अपर्दित, यानी प्रवाहित जल आप ऑब्वियसली बात करेंगे, यहाँ पर कोई जल अगर लगातार कंटिन्यूसली बहेगा तो साइड के किनारों से अपर्दन होगा, धरातल इसकी तली का अपर्दन होगा, नदी यहाँ से बह रही होगी, कुछ ना कुछ उससे अपर्दन होता ही जाता है, ठीक है। तो ये अपर्दन जो बोला जाता है शुरुआती अवस्था का अपर्दन होता है। तो यहाँ पर लिख लेना कि प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूप नदियों की आक्रामक युवावस्थाओं से संबंधित हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, कोई भी ढाल सही, शुरुआत में जो नदी होती है, शुरुआत में मुहाने पर बहुत तेज ढाल से निकलती है और धीरे धीरे करके इसका जो है ढाल मंद हो जाता है। मंद होने पर आप जानते हैं, कोई भी चीज़ जब मंद हो जाती है तो उसमें इतनी क्षमता नहीं रहती है कि अपने साथ लाए हुए मलबे को या अवसाद को लंबे समय तक ढो सके। तो वो क्या करती है, किनारों पर जहाँ था निक्षेपण करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि उन्हें वहीं छोड़ देती है ताकि जल आगे बढ़ सके। तो ऐसे करके निक्षेपण होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर इसी में नोट कर लेना, इसी में आप नोट करेंगे सब पॉइंट सेकंड का, कि तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगली बात कही गई है, यहाँ पर अगली बात सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि जब मान लेते हैं, जब लगातार अपर्दन के कारण जो है नदी तल अगर मान लो समतल हो जाए और अधोमुखी कटाव, यानी अधोमुखी मतलब होता है अंडर कटिंग, नीचे की तरफ से कट करना। अधोमुखी का मतलब होता है जो जिस बह रही है, जिस अपनी नाली में बह रही है, उस नाली को नीचे से जो तली को गहरा करती जाती है, वो उसे अधोमुखी कटाव बोलेंगे, अंडर कटिंग, ठीक है। अधोमुखी का मतलब होता है अंडर कटिंग, यानी कि ये मान लेते हैं ये यहाँ पर है, ये तली है इसकी वाली, तो यहाँ पर जो कटाव है इसे अधोमुखी वाला बोलते हैं ये, ठीक है, अधोमुखी कटाव बोलते हैं। और यहाँ पे कहा गया कि जब लगातार अपर्दन के कारण नदी का जो तल है नीचे वाला वो समतल हो जाए और अधोमुखी कटाव, यानी जब समतली हो गया तो अधोमुखी कटाव की बात ही खत्म हो गई, तो और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी क्या होता है फिर, तो यहाँ पर ये होता है कि भाई जो पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं इर्द गिर्द या घाटियाँ होती हैं, समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी पार्श्व अपर्दन का मतलब होता है किनारों पर, साइडों पर, ठीक है, यानी कि ये साइडें हैं। यानी मान लीजिए नदी का जो नीचे गहराई है, तली जो है, वो तली जो है एकदम भर गई, ठीक है, तली में कटाव नहीं हो रहा है। अब तली में कटाव नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नदी उथली हो जाएगी, यानी कि ऊपर ऊपर ऐसे बहेगी। ऊपर ऊपर बहेगी तो क्या करेगी, साइडों पर निक्षेपण करेगी इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, यानी यहाँ पर पार्श्व से यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्हें काट काट के आगे ले जाएगी, ठीक है। और ये पार्श्व अपर्दन जब करेगी तो साइड की जो चीज़ें जो होती हैं ये भी कम होती जाएंगी, और जब ये कम होंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो पहाड़ियाँ होंगी या घाटियाँ होंगी ये समतल मैदान जैसी दिखेंगी, ठीक है। यानी अगर आप देखें किसी की नदी के डेल्टा को देखेंगे तो पूरा भाग वो समतल से दिखाई देता है, कोई पहाड़ी टाइप नजर नहीं आती है वहाँ पर। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जब लगातार अपर्दन के कारण, आप नोट कर लेना, नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव यानी अंडर कटिंग, ब्रैकेट में अंडर कटिंग लिख लेना, कम हो जाता है। और तटों पर पार्श्व अपर्दन बढ़ने से, तट जो होते हैं तटों से भी, ये तटबंध जो बने होते हैं उनसे भी कटाव स्टार्ट हो जाता है। तटों पर पार्श्व अपर्दन यहाँ पर बढ़ने से पहाड़ियाँ और घाटियाँ होती हैं वो समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते होंगे। अब देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट, वैसे तो आपका चौथा पॉइंट जो है पहले का जो सब पॉइंट है जो परत स्थलगत प्रवाह या परत अपर्दन है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर बताया गया है चौथा पॉइंट के बारे में कि स्थलगत प्रवाह, स्थलगत का मतलब ये ओवरलैंड फ्लो, जमीन के ऊपर जो बहाव हो रहा है ये परत अपर्दन का कारण है। यानी मान लेते हैं रैंडमली अगर जल जो है धरातल पर बह रहा है परत के रूप में, तो क्या होगा, ऊपर धरती की जो परत है, उपजाऊ मिट्टी परत है, उसका क्षरण होने लगेगा, उससे अपर्दन होने लगेगा। तो स्थलगत प्रभाव जो होता है, यानी कि देखिए अंग्रेजी वाले वर्ड आप लिखा कीजिए आप, जिससे कि आपको समझने में भी बाद में आसानी हो। एक अभ्यर्थी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर हिंदी बिल्कुल शुद्ध हिंदी हमें नहीं आती, हम कैसे पढ़ें, आपके वीडियो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं सबके लिए एक राय दे रहा हूँ आपको, जिसको जैसे अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं और उन्हें मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अंग्रेजी में और भी यूट्यूबर उनके समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास एक विकल्प है। विकल्प ये है कि आप हिंदी की भी एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए और इंग्लिश वाली भी कर लीजिए, पढ़ यहाँ से लीजिए, ठीक है। और बाद में कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी इंग्लिश वाली उठा के देखेंगे, उस पैराग्राफ को आसानी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर स्थलगत प्रवाह के बारे में हमने चौथा पॉइंट नोट कर लिया यहाँ पर।
और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि परत प्रवाह जो होता है ये धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण या विस्तृत मार्गों पर हो सकता है, यानी कि कम मार्ग में भी हो सकता है या फिर विस्तृत क्षेत्र में भी परत प्रवाह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये चौथा पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब बात कही गई है, यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं प्रवाह की, प्रवाहित जल की, उसमें सबसे ज़्यादा जो कटाव होता है वो अधोमुखी कटाव होता है, यानी अंडर कटिंग, नीचे की तरफ से कटाव सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बताया गया है, पहला पॉइंट आप 5वां पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर कि प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे क्या बनते हैं यहाँ पर, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात, सोपानी जलप्रपात जो होते हैं, ठीक है, ये लुप्त हो जाते हैं। इन जलप्रपात या सोपानी जलप्रपात, यानी कि जलप्रपात जानते हैं बड़ा होता है, सोपानी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, झरना टाइप बोलते हैं हम, तो ये क्या होते हैं, ये लुप्त हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मध्यावस्था वाली अवस्था बताइए। मध्यावस्था में प्रवाहित जल जब भागता है तो क्या होता है कि मध्यावस्था में यहाँ पर सरताएं जो होती हैं, यानी कि छोटी छोटी धाराएं जो हैं नदी तल में धीमा कटाव करती हैं, और घाटियों में पार्श्व अपर्दन अधिक होता है, यानी घाटियां जो होती हैं, घाटियों में साइड से किनारों पर अपर्दन यहाँ पर ये करती जाती हैं, यानी किनारे जो हैं इन्हें अपर्दित करती जाती हैं। यानी कि मध्य अवस्था में जब नदी प्रवाहित जल पहुंचेगा तो क्या करेगा, जो नदी सरताएं हैं, ठीक है, तो नदी तल में धीमा कटाव करती हैं, नदी तल यानी अधोमुखी तल है, इसमें कटाव बहुत कम होगा, साइडों से जो कटाव है ये बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया, यहाँ पर पहला सब पॉइंट 5वें का। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जैसे समय बीतता है, ठीक है, समय बीतने के उपरांत एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो चीज ये देखने को मिलेगी यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट में कि कालांतर में घाटियों के किनारों की ढाल मंद होती जाती है, यानी पार्श्व अपर्दन जब जैसे जैसे होता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अभी खड़े किनारी आती हैं, एकदम घाटी, एक गहरी घाटी थी, यानी यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए मैं एक इमेज है, ये घाटी की इमेज है कि मान लीजिए पार्श्व अपर्दन हो रहा है और ये चीज़ें एकदम घिसती जा रही हैं, एकदम घिसती जा रही हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसी होती जा रही हैं, तो क्या ये ढाल बहुत ऊंचा रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है, ये भी समतल होते जाएंगे, मंद ढाल हो जाएगा इनका, ठीक है, यानी एकदम ढाल एकदम हो जाएगा, मंद हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है, यानी कालांतर में घाटियों किनारों का ढाल मंद हो जाता है और अंततः फिर क्या होता है, अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, यानी कि बहुत धीमे जो आकृति है, भू आकृति, वो बहुत निम्न आकृति का निर्माण होता है, यानी बहुत नॉर्मल सी, ठीक है, जो कि धरातल, जो आपका समतल धरातल है उससे ज़्यादा ऊंची नहीं, नॉर्मल सी आकृति का निर्माण हो जाता है इस तरह से, ठीक है, यानी ये मान सकते हैं धरातल है तो ये उच्चावच आकृति है, ऊंची से हल्की ऊंचाई की आकृति है ये, ठीक है, जिसमें हमें कहीं कहीं अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं। अवरोधी का मतलब ये है कि भाई जिस चीज़ को ये काटा है पार्श्व अपर्दन के जरिए, ये इनके अवशेष थोड़े बहुत तो रह ही जाएंगे, यानी कि साथ में नदी ऊपर से बहा के ही लाएगी, और पार्श्व अपर्दन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है चट्टानें ये वाली हैं, तो ये चट्टानें कहीं ना कहीं बह बहा कर अगर नहीं पूरी तरह से जो है ये पूरी तरह से टूट नहीं पाती हैं तो कहाँ जहाँ तक अवशेष के रूप में छोड़ दी जाती हैं चट्टानें जी, ठीक है। तो उन चट्टानों को छोड़ने वाली जगहों पर इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें मोनोडाइक कहते हैं, यानी इन्हें मोनोडनोक कहते हैं या मोनोडनोक्स कहते हैं, यानी कि जो अवशेष बचते हैं अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है और यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के जो अवशेष दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोडनोक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए आपने ये तो सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा, नदी अपर्दन से जो मैदान का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे आपका थर्ड सब पॉइंट है, नदी अपर्दन के द्वारा जो बने मैदान हैं वो आपके समप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं, यानी नदी अपर्दन ने एकदम समतल मैदान जो बना दिया घाटी में उसे समप्राय मैदान या फिर पेनी प्लेन कहते हैं या कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने प्रवाहित जल यानी नदियों में बहने वाला जल हो या परत के रूप में बहने वाला जल हो, जो यहाँ पर जो मेनली फोकस रहा है वो प्रवाहित जल में नदियों वाले जल का रहा है कि नदियों वाला जल ये किस तरह से कटाव करता है, किस तरह से अपनी अपनी अवस्थाएं जो है बनाता है, तो वो बताया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तो जनरली इसमें डिफाइन कर दिया गया है। जनरली देखिए सबसे बड़ी बात यह है एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं वो एक जगह नहीं लिखी हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग अलग लिखी हुई हैं। यहाँ पर ये चीज़ें जो थी ये इनकी इस अवस्था में भी बता सकते थे, ये वृद्धा यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने वृद्धावस्था में ना बताकर इन्होंने इसे अलग बता दिया और फिर बाद में इस चीज़ को अलग से कह दिया। यानी ये चीज़ें जो है लगभग इसका जो है कह सकते हैं पूरक हैं, यानी कि ये जो अंतिम अवस्था है ये वृद्धावस्था की पूरक है, जो बीच वाली मध्य अवस्था है वो आपको यहाँ पर जो प्रौढ़ावस्था की पूरक है, और शुरुआत की अवस्था है वो यहाँ पर युवावस्था या शैशवावस्था की पूरक मान सकते हैं। तो यानी कि ये पूरक हैं, यानी अलग नहीं है ये कंटेंट, ये उसी का ही कंटेंट है। यहाँ पर इन्होंने इसे पहले दे दिया तो मुझे पहले लिखवाना पड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताई गई है कि भाई ये स्थल रूप हैं, यानी कि प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था के कौन कौन से स्थल रूप होते हैं, तो ये आप इसमें सब हेडिंग डाल के यहाँ पर लिखेंगे इसी में प्रवाहित जल में कि प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था के स्थल रूप, यानी प्रत्येक अवस्था यानी कि जो युवावस्था में कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण हो रहा है,
तो उन स्थल रूपों की यहाँ पे बात की गई है, यानी प्रवाहित जल के द्वारा शुरुआत में कौन सी जो चीजें हैं, कौन से स्थल रूप बन रहे हैं, सेकंड लेवल पर कौन से स्थल रूप बन रहे हैं और अंतिम अवस्था में कौन से स्थल रूप बन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी प्रवाहित जल कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण कर रहा है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर आपने हेडिंग के रूप में डाल लिया होगा, सब हेडिंग के रूप में। अब इसी में आपकी पहली सब हेडिंग है वो है युवावस्था, यानी प्रवाहित जल युवावस्था में क्या करता है। देखिए, युवावस्था में जो वी आकार की घाटियां होती हैं, आप देखिए, आप इमेजिन किया कीजिए, या फिर अगर प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में या कहीं भी तो प्रैक्टिकल किया कीजिए। प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई मिट्टी का ढेर लगा है, मिट्टी के ढेर पर मान लीजिए पानी चला दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा शुरुआत में इस तरह की घाटी बन जाएगी। वहाँ पे पानी ऐसे ऐसे आएगा तो ऐसे बनती चली जाएगी, इस तरह से वी आकार की घाटी ऐसी बन जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे वो घाटी इस तरह से हो जाएगी, आगे ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार नदियां भी व्यवहार करती हैं, यानी कि जिनका उद्गम स्रोत जहाँ से होता है, जहाँ से निकलती हैं, तो वहाँ पर ये शुरुआत में वी आकार की घाटी ऐसे बनाती हैं, और धीरे धीरे जब अपर्दन होता जाता है तो वी आकार की घाटी जो होती है, वी आकार की, वो चौड़ी होती जाती है। तो वो बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर तो पहला पॉइंट आप डाल लेना युवावस्था। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई इस अवस्था में जो नदियां हैं, नदियों की संख्या जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, नदियों की संख्या बहुत कम क्या है, केवल उद्गम स्रोत से नदियां निकल रही हैं, साइड की नदियां भी इनमें नहीं होती हैं। ठीक है, केवल उद्गम स्रोत से नदियां यहाँ पे निकल रही है, यानी उद्गम स्रोत से नदी की धारा निकल रही होती है, और नदियां यहाँ पे उथली होती हैं। इसके अलावा ये वी आकार की घाटी बनाती हैं। ठीक है, यानी पहला पॉइंट ये कहना, इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम। नदियों से अभिप्राय यहाँ पर ये बताया गया है नदी की जो मुख्य धारा है। ठीक है, अभी फिलहाल में मुख्य धारा ही निकली होती है उद्गम स्रोत से, और सहायक धाराएं इसमें नहीं मिली होती हैं आके। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने वही एग्जाम्पल दिया गया कि आप मिट्टी का कोई ढेर है, वहाँ पे पानी अगर चलाएंगे पाइप से तो देखेंगे शुरुआत में वी आकार की घाटी बन जाएगी। तो वही बताया गया है कि शुरुआत में क्या होता है, नदियाँ उथली होती हैं तो वी आकार की घाटी बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये नदियाँ शुरुआती अवस्था में होती हैं, इनमें बाढ़ वाले मैदान अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। बाढ़ वाले मैदान जो है इनमें नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि शुरुआती अवस्था है, शुरुआत में बाढ़ वाले मैदान कहाँ से होंगे, बाढ़ वाले मैदान तो निचली स्तरों पर पाए जाएंगे। ऑब्वियसली बात, सोचने वाली बात है। तो इसी में लिख लेना, यानी कि जिनमें बाढ़ के मैदान अनुपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, इसमें अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ पर जो जल विभाजक होते हैं, जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत या चौड़े या समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। यानी कि जो ऊपर से यहाँ पे पानी निकल रहा है तो वहाँ पर क्या है, उसे जल को विभाजित करने वाली चट्टानें भी होती हैं, जल को विभाजित करने वाली संरचनाएं भी होती हैं, जिन्हें हम जल विभाजक बोलते हैं। यानी मान लीजिए नदी की धारा आ रही है, अब धारा के बीच में मार्ग में कोई चीज़ यहाँ पर समतल स्थान पड़ गया, या फिर कोई यहाँ पर बोल सकते हैं कोई चौड़े पत्थर टाइप पड़ गए, तो क्या होगा, इससे जल विभाजित हो जाएगा, धाराओं में विभाजित हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं भाई ये चीज़ जो है बीच वाली, ये हो सकता है कि समतल मैदान हो, या फिर यहाँ पर दलदल चाहे ढील बन जाए यहाँ पर। ठीक है, तो वो बात कही गई है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख लेना कि जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत यानी चौड़े या समतल होते हैं, जिनमें हमें दलदल और झीलें होती हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात ये है कि ऊंचाई पर भी जो समतल धरातल बनते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर थोड़ा मैप में दिखाना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि यहाँ से कोई नदी निकल रही है, ये पहाड़ी मान लेते हैं, ये पहाड़ी मान लेते हैं कि यहाँ से किसी का उद्गम स्रोत है नदी का, तो यहाँ से उद्गम के स्वरूप नदी निकल रही है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं समतल स्थान है ये वाला। ठीक है, तो समतल स्थान, यहाँ पर इसका जल आया, तो ये समतल स्थान पर पहले यहाँ पर एक झील टाइप क्रिएट हो गई यहीं पर। ठीक है, यहाँ पर एक झील टाइप क्रिएट हो गया, दलदली क्षेत्र यहाँ पे क्रिएट हो गया, क्योंकि समतल स्थान है ये पहाड़ी का, तो यहाँ पर एक क्रिएट हो गया, यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई यहाँ पर जब जल इकट्ठा होता रहता है तो क्या होता है, विसर्प टाइप बन जाते हैं, यानी ऊपरी स्तर पर भी विसर्प बनते हैं। जहाँ से जल का उद्गम हो रहा है पहाड़ी से, तो वहाँ पर ऊपरी स्तर पर भी विसर्प बनते हैं। विसर्प का मतलब आप जानते होंगे, इस तरह की संरचना है, ये विसर्प बोले जाते हैं। ठीक है, विसर्प बोले जाते हैं। ऊपरी स्तर पर भी हल्के से विसर्प बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल का भरण हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है यहाँ पर ऊपर। तो यहाँ पर वही बात कही गई है यहाँ पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसी में लिख लेना कि इस ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। अब देखिए ये जो विसर्प जो होते हैं इनकी विशेषता क्या है, ये विसर्प जो है, इसी में लिख लेना सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, कि ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में, यानी ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरभूत का मतलब होता है, ब्रैकेट में लेना, तली में निम्न कटाव और गहराई बढ़ना, तली में निम्न कटाव और गहराई बढ़ना। ठीक है, गहराई बढ़ना, इसे गभीरभूत कहते हैं। तली में निम्न कटाव हो और गहराई बढ़ती चली जाए। ठीक है,
गहराई जो है किसी भी स्थान की विसर्ग की बढ़ती चली जाए उसे गंभीरभूत बोलते हैं इनकी भाषा में, ठीक है। यानी कि ज्योग्राफी का टर्म है गंभीरभूत। तो यहाँ पर वही बताया गया कि ये विसर्ग अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीरभूत हो जाते हैं, ठीक है। यानी इनकी तली जो है कम कटाव करती है, लेकिन यहाँ बताया गया यहाँ पर, ठीक है, कि ये तली में निम्न कटाव करते हैं और गहराई इनकी लगातार बढ़ती चली जाती है। तली जो साइड की है वो कम कटाव कर रही है, लेकिन जो गहराई है लगातार वो बढ़ती जाती है। अब गहराई बढ़ने से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है कुछ चट्टानें होती हैं वो भी पाई जाती हैं। तो वो चट्टानें जो होती हैं वो बाहर निकल आती हैं, और जब बाहर निकल आती हैं तो वहाँ से क्या होता है, एक वाटरफॉल टाइप गिरता है, झरना टाइप गिरता है। आपने देखा होगा कि कहीं कोई नदी का उद्गम स्रोत होता है तो पहले यहाँ पर ये बन गया, अब यहाँ से जब पानी भरा यहाँ पर एक गहरा गड्ढा टाइप क्रिएट हो गया यहाँ पर, ठीक है, झील टाइप गंभीरभूत टाइप क्रिएट हो गया, यहाँ पानी का स्टॉक होगा और भी ऐसी बात है पानी यहाँ से पहाड़ी से गिरेगा, ठीक है। तो ये स्थान जो है झरना बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जलप्रपात टाइप का निर्माण हो जाएगा। तो वही अवस्थिति यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, यहाँ पर कि जहाँ अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, खुली हुई चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ पर जलप्रपात या छिप्रिकाएं बन जाती हैं। छिप्रिकाएं आप जानते हैं कि जब जल में कोई पत्थर वगैरह या कोई अवरोध आ जाता है और जब जल रुक रुक कर यानी कि एक तेज गति से निकलता है, उसमें अवरोध आने की वजह से उसे छिप्रिका बोलते हैं। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से या तो जलप्रपात बन जाएगा, जैसी चट्टानें आगे आएंगी रास्ते में, या तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जलप्रपात बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, या फिर छिप्रिका, यानी अगर ज़्यादा ही आगे पत्थरों का है बाढ़ लगा हुआ है तो छिप्रिका यानी तेजी से चल आगे निकलेगा पत्थरों से, ठीक है, तो छिप्रिका बोलेंगे, ठीक है। ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड अवस्था इसकी जब प्रौढ़ावस्था यानी मेच्योरिटी में क्या आके ये क्या करती हैं नदियाँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेच्योरिटी में आते आते सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सहायक नदियाँ इसमें आके मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि यहाँ से ऊपर निकली उद्गम धारा के बाद यहाँ पर साइड से भी नदियाँ इसमें आके मिलना स्टार्ट हो गई। साइड से जब नदियाँ मिलेंगी आके तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जल लगातार बढ़ जाएगा, क्योंकि और भी धाराएं नदियों की फूटी हुई हैं उनको आके इसमें मिल जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है जल बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था में यही होता है यहाँ पर कि इस अवस्था में लिख लेना, इस अवस्था में सहायक नदियाँ इस अवस्था में सहायक नदियों के मुख्य नदी में मिलने से जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इस अवस्था में सहायक नदियों के मुख्य नदी से या मुख्य धारा से मिलने की वजह से जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर नदी जो होती है यानी कि वी आकार की आरंभ में घाटियां बनाई वो और गहरी कर देती है उस घाटी को। नदी घाटियां वी आकार की होती हैं लेकिन वो गहरी होती चली जाती हैं इस अवस्था में, और गहरी हो गई, ठीक है। अब देखिए नदी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ऑब्वियस सी बात है विस्तृत बाढ़ के मैदान भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है सेकंड पॉइंट में, ठीक है, कि यहाँ पर कि मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से जो है बाढ़ के मैदान भी पाए जाते हैं। यहाँ पे लिख लेना सेकंड पॉइंट, मुख्य नदी के व्यापक होने से यानी व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्ग बनाती हुई प्रवाहित होती है। जिसमें घाटी के भीतर ही नदी क्या होती है, विसर्ग बनाती हुई प्रवाहित होती है। देखिए इस तरह से प्रवाहित होती है, ये आप देख रहे हैं, ये विसर्ग बना के प्रवाहित हो रही है घाटी के भीतर ही भीतर, आप देख पा रहे हैं, यानी इस तरह का विसर्ग बन रहा है ये वाला, ठीक है। और घाटी ही ये है पत्थरों की घाटी है, इसको इसने गार्ड को भी आकारी घाटी आप लगातार देख रहे हैं, अपर्दन करती जा रही है इसकी तटों पर ये, ठीक है। साइड पार्ट अपर्दन हो रहा है यहाँ पर ढलाल अच्छे से, ठीक है। तो यहीं पर विसर्ग बन गया ये, ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा सेकंड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि भाई युवावस्था में जो निर्मित हैं समतल विस्तृत अंतर नदी जलदली क्षेत्र, ये सब यहाँ पर विलुप्त हो जाते हैं यहाँ पर अगली अवस्था में आकर, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख लेना यहाँ पर कि युवावस्था में निर्मित समतल वगैरह मैदान है ऊपर की तरफ, या अंतर नदी है यानी नदी के अंदर ही दलदली क्षेत्र वगैरह जो होते हैं, अंतर नदी का मतलब है नदी के भीतर ही दलदली क्षेत्र, वो लुप्त हो जाते हैं। और वो लुप्त होने की वजह से क्या होता है कि नदी विभाजक जो होते हैं, नदी विभाजक जो श्रृंखलाएं होती हैं वो वहाँ पर स्पष्ट दिखने लगती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जलप्रपात और छिप्रिकाएं भी गायब हो जाती हैं। यानी कि जब ये ऊपर की जो अवस्थाएं गायब हो गई तो ऑब्वियस सी बात है जलप्रपात और छिप्रिकाएं भी यहाँ पर अब गायब हो जाती हैं प्रौढ़ावस्था में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वृद्धावस्था में पहुँचते पहुँचते क्या होता है, देखिए वृद्धावस्था में नदियों में ऑब्वियस सी बात है जो सहायक नदियाँ होती हैं वो लंबी दूरी तक यात्रा तय नहीं कर पाती हैं, तो यहाँ पर छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं, इसमें छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं। और वृद्धावस्था में ढाल जो होता है, क्योंकि पानी जो है छोटी नदियाँ कम होगी तो पानी कम हो जाएगा, तो ढाल भी मंद हो जाता है। और ढाल मंद होने के उपरांत ये होता है कि भाई वृद्धावस्था में नदी जो होती है वो अपने मैदान में होती है, मैदान में दौड़ रही होती है, तो मैदान में इतना ढाल नहीं होता है। ढाल पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा होता है, पहाड़ियों पर फ्लो सबसे तेज होता है, लेकिन जैसे ही मैदान में पहुंचती है मैदान में
ढाल इतना नहीं होता है, मंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है सेकंड पॉइंट, यहाँ पर नोट कर लेना कि नदी विस्तृत बाढ़ के मैदान में बहती हुई नदी विसर्ग, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती है। ये सभी हम इसी के चैप्टर में अभी देखेंगे आगे, इसलिए मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो विभाजक हैं, जल को विभाजन करने वाले स्थान हैं, तो वो विस्तृत हो जाते हैं, इसमें और बड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर झील या दलदल उनमें बन जाते हैं। ठीक है, अंतिम अवस्था में। तो ऐसे करके आपने नदी या फिर प्रवाहित जल की अवस्थाएं देख ली। युवावस्था में कौन कौन सी आकृतियां बन रही हैं, प्रौढ़ावस्था में कौन कौन सी बन रही हैं, और वृद्धावस्था में कौन कौन सी बन रही हैं। देखिए, खास करके आपके पास प्रश्न पूछा गया है आपके युवा और प्रौढ़ावस्था के बीच का। ठीक है, काफी बार पूछा गया है। यूपीएससी एग्जाम अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे ज्योग्राफी के, समझ में आ जाएगा आपको, इस पोर्शन से प्रश्न आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अपर्दित स्थल रूप की बात कही गई है, ये नदियों के द्वारा या प्रवाहित जल के द्वारा अपर्दित स्थल रूपों की बात की गई है। यानी कि बेसिकली जो आपकी जो अपर्दित स्थल रूप वाली हेडिंग है, ये प्रवाहित जल की ही सब हेडिंग है। क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये पॉइंट नंबर पर कुछ डालते नहीं है। एडिटेज बस इन्होंने क्या है, ब्लैक से डाल दी, ये भी नहीं कि मल्टी कलर इस्तेमाल कर लें, भाई किताब कलरफुल बना दें, पॉइंटिंग डाल दें तो बच्चों को समझ में आ जाए। ऐसा ही कुछ नहीं करते हैं ये, इन्होंने डाल दिया अपर्दित स्थल रूप। अब आप लगाते रहो अनुमान। ये अपर्दित स्थल रूप जो बन रहा है, ये किसके द्वारा बन रहा है, ये बन रहा है प्रवाहित जल के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर दो तरह के दिखाए गए हैं। पहली बात ये है कि अपर्दित स्थल रूप, यानी अपर्दन के द्वारा बनने वाली स्थल रूप या अपर्दन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का निर्माण। ठीक है, वो बात कही गई है। और दूसरी अवस्था में बताया गया है कि निक्षेपण के द्वारा, नदियों का जल जो प्रवाहित जल है वो निक्षेपण करता है, तो निक्षेपण से किस किस प्रकार के स्थल रूप बनते हैं वो बताए गए हैं। तो यहाँ पर अब आपकी प्रवाहित जल में ही अगली सब हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पर, वो है अपर्दित स्थल रूप। ठीक है, ये प्रवाहित जल में ही आपकी हेडिंग है। तो आपको क्लियर हो जाएगा किस में हेडिंग है किस में नहीं है। ठीक है, ये प्रवाहित जल वाले में ही पोर्शन में ही हेडिंग है, सब हेडिंग। देखिए, आपसे मैंने फिर से बोला, मल्टी कलर इस्तेमाल किया कीजिए। आप 3 से 4 कलर के पेन इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको दिक्कत होने वाली है। अगर आप ऐसे ही एनसीईआरटी की तरह ब्लैक एंड ब्लू चलाते रहे तो दिक्कत होगी। तो अपर्दित स्थल रूप इस प्रवाहित जल के ही अपर्दित स्थल रूप है। प्रवाहित जल अपर्दन के दौरान कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण कर रहा है, या फिर जो अवसादों का निक्षेपण के उपरांत कौन कौन से उसके स्थल रूप बन रहे हैं, उनकी बात यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए, इसी में आपकी पहला स्थल रूप है, अपर्दन से बनने वाला पहला स्थल रूप है आपकी घाटियां। ठीक है, अब देखिए, घाटियों के बारे में यहाँ पे स्वतंत्र रूप से बताया गया है कि घाटियां शुरुआत में, जैसे आपने देखा शुरुआत में सबसे पहली घाटी क्या बनती है, वी आकारिक घाटी बनती है, धीरे धीरे करके वो चौड़ी होती जाती है। तो वही बात बताया गया है कि घाटियां जो होती हैं वो प्रारंभ में तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से, यानी कि यहाँ लिख लेना आप, घाटियों का प्रारंभ छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। घाटियों का प्रारंभ छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है, छोटी छोटी धाराएं उनसे होता है। ठीक है, जो कि धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। अवनालिकाएं आप जानते हैं, नलियां। ठीक है, यानी कि थोड़ी गहराई वाली नलियां, उन्हें अवनालिका बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं या अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं, यानी कि कोई चीज़ सही पानी यहाँ से निकल रहा है ऊपर से, तो यहाँ पर क्या है, जो सरिता धीरे सरिता थी, तो सरिता थोड़ी गहरी हो गई तो वो एक नाली टाइप बन गई, अवनालिका हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही बात बताई गई कि अवनालिका फिर समय के साथ जहाँ पर थोड़ी गहरी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है इसी में सब पॉइंट कि अवनालिकाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे और गहरी होती जाती हैं, यानी पानी अब लगातार उसमें बहेगा तो उसका रास्ता जो अवनालिका है, नली है, वो और गहरी होती जाएगी, चौड़ी और लंबी होती जाएगी। ठीक है, चौड़ी और लंबी हो जाती हैं। ठीक है, तो चौड़ी लंबी होकर ये क्या होती हैं, ये घाटियों का रूप ले लेती हैं। ये चौड़ी और लंबी होकर ये घाटियां बन जाती हैं। यानी अवनालिकाएं जो होती हैं शुरुआत में, तो जब चौड़ी और लंबी होती चली जाती हैं तो क्या बन जाती हैं, ये घाटी। ये आपके सामने इस तरह की घाटी है ये। ठीक है, यानी कि ये गार्ज के रूप में कावेरी नदी की घाटी है। ये देख पा रहे हैं, यहाँ से कभी कावेरी नदी निकलती होगी तो कावेरी नदी के द्वारा बनाई हुई ये घाटी है ये। ठीक है, इस तरह से घाटियां बन जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रवाहित जल में कितनी ताकत होती है कि चट्टानों को भी काट देता है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं स्थल रूप में। तो यहाँ पर वही सब पॉइंट आप नोट कर लेना कि अवनालिकाएं जो होती हैं धीरे धीरे और गहरी और चौड़ी लंबी होकर ये घाटियों का रूप ले लेती हैं। ठीक है, अब देखिए, घाटियां 3 तरह की यहाँ पर होती हैं, यानी कि घाटियों को हमने डिवाइड किया है लंबाई आकार के आधार पर। घाटियां 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिख लेना इसी में कि ये घाटियां वी आकार घाटी, गार्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती हैं। यानी घाटियां हमारी मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। शुरुआती अवस्था वाली होती है वो वी आकार की होती है, वी आकार वाली, विक्ट्री के आकार वाली। ठीक है, तो वी आकार वाली घाटी आप जानते हैं प्रारंभ की अवस्था वाली घाटी है, तो इसे मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप जानते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं वी आकार के बाद गार्ज, गार्ज वाली घाटी की। गार्ज क्या होता है? देखिए, आपने गार्ज और कैनियन का शब्द का इस्तेमाल अक्सर आपने एक ही जगह किया होगा। मोस्टली आपकी जो किताबें हैं स्टैंडर्ड बुक, वहाँ पर भी हमने देखा एक दो जगह वो एक जगह ही कर दिया, जबकि यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। गार्ज में डिफरेंस होता है और कैनियन में भी डिफरेंस होता है, और वही आपको मैं इमेज में क्लियर कर दूंगा। यहाँ बताया गया है गार्ज एक गहरी सकरी घाटी है और इसके दोनों पार्ट्स तीव्र ढाल वाले होते हैं। यानी दोनों ये पार्ट्स दिख रहे हैं, दोनों ये जो आपके किनारे दिख रहे हैं एकदम तीव्र ढाल वाले हैं, आप देख पा रहे हैं ये इमेज में। ठीक है, तमिलनाडु की जो इमेज है ये कावेरी नदी वाली, धर्मपुरी तमिलनाडु, तो आप एकदम तीव्र ढाल वाले पार्ट्स देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें खास बात ये है, खास बात ये होती है कि जो इसकी चौड़ाई है, यानी जो इसकी जो चौड़ाई है, इसके तल और ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। यानी कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इमेज में जाता हूँ मैं कि भाई जो ये आप देख पा रहे हैं, ये गार्ज जो देख पा रहे हैं, गार्ज की ऊपर की चौड़ाई यानी ये वाले हिस्से की चौड़ाई और ये वाले हिस्से की चौड़ाई बराबर होती है। कहने का मतलब ये समझ रहे हैं आप कि ऐसा नहीं है कि ये चौड़ाई ऐसे हो जाए, ठीक है, यानी ऊपर की चौड़ाई बढ़ जाए नीचे की कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है इसमें गार्ज में। गार्ज का मतलब ये होता है कि ऊपर और नीचे की जो चट्टानी चौड़ाई है वो पार्ट्सों की बीच की चौड़ाई जो है बराबर होती है। ये आप मेजर डिफरेंस है, आप याद रखना और इंपॉर्टेंट का निशान लगा लेना। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा सेकंड का सब पॉइंट कि गार्ज एक गहरी सकरी घाटी है जिसके दोनों ओर दोनों यानी जिसके दोनों पार्ट्स तीव्र ढाल के होते हैं। ठीक है, इसी में आगे लिख लेना कि इसकी चौड़ाई तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके अलावा ये जो है कठोर चट्टानों से बनी होती है। आप देख पा रहे हैं गार्ज जो बना होता है वो कठोर चट्टानों से बना होता है, यह कठोर चट्टानों से बनता है। ठीक है, ये आपने गार्ज की विशेषताएं देख ली। अब गार्ज के बाद अगली अवस्था आती है कैनियन वाली। सेकंड सब पॉइंट आपका लिखेंगे सेकंड का, ये कैनियन वाली अवस्था है। कैनियन में क्या होता है वो हम देखेंगे। देखिए, कैनियन के किनारे भी लगभग खड़ी ढाल वाले होते हैं, यानी ये कैनियन के किनारे भी लगभग खड़ी ढाल वाले होते हैं और ये लगभग गार्ज की तरह ही देखने की लगती है। यानी ये भी इसकी जो ऊपर की ऊंचाई आप देख पा रहे हैं, हाइट, ये वाली हाइट ये गार्ज की जैसी ही होती है हाइट, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना आप कि कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह गार्ज की ही भांति गहरी होती है। ठीक है, इसी में लिख लेना कि कैनियन के तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। यानी कि यहाँ पर इसका तल वाला भाग चौड़ा नहीं है लेकिन ऊपर वाला भाग ज़्यादा चौड़ा होता है। अब मैं इमेज में जा रहा हूँ, ये वाली इमेज, यानी कि तल चौड़ा नहीं है, यानी मैं ये यहाँ ले लेता हूँ इमेज कि जो निचली हिस्सा है निचला ये चौड़ा नहीं है, जबकि आप ऊपर वाले हिस्से की जो देखेंगे चौड़ाई वो चौड़ाई बढ़ जाती है। ये चौड़ाई जो है ये बढ़ गई और ये वाली चौड़ाई नीचे वाली है ये ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक इमेज और बना लेते हैं जो है कैनियन की। एक कैनियन इस प्रकार की होती है, ये जो है ये इस प्रकार की ये है, ये कैनियन है। ठीक है, यानी कि यहाँ की जो चौड़ाई है ये कम है, यहाँ की जो चौड़ाई है वो कम है और ये चौड़ाई जो है वो बढ़ गई, ये कैनियन बोली जाएगी। क्या बोला जाएगा? ये कैनियन। गार्ज क्या होगा कि गार्ज की ऊपर पार्ट्स में नीचे की तली की चौड़ाई और ऊपर की जो चौड़ाई जो होगी वो बराबर होगी, ये भी चौड़ाई बराबर होगी और ये चौड़ाई भी बराबर होगी। देखिए, आप ये इमेज बना लेना। ठीक है, ये इमेजों से बहुत जल्दी याद होता है और इमेज आपके माइंड में हमेशा बनी भी रहेंगी। ठीक है, तो इमेजेस अपनी कॉपी पर भी क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिख लेना, कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले गार्ज की तो गहरी होती है ये। ठीक है, और कैनियन के तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। और इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण अवसादी चट्टानें करती हैं। यानी कैनियन का निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण प्राय अवसादी चट्टानों, ठीक है, चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है। यानी अवसादी चट्टानें जो होती हैं क्षैतिज रूप में अपना जो है अब मलबा छोड़ती जाती हैं, इस तरह से छोड़ती जाती हैं, निक्षेपित करती जाती हैं, उनसे इसका निर्माण होता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तो जानते होंगे, ये क्षैतिज हो गया और ये ऊर्ध्वाधर हो गया, लंबवत। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया इसमें। अब देखिए, यहाँ पर पहली आकृति घाटियों के बारे में तो आपने देख लिया, अपर्दित स्थल रूप में, यानी अपर्दन से बनी हुई, जो प्रवाहित जल के अपर्दन के द्वारा घाटियाँ कौन कौन सी बन रही हैं, घाटियों के बारे में आपने देख लिया। अब दूसरा स्थल रूप जो बनता है अपर्दित जल के द्वारा, सेकंड आपकी सब हेडिंग है आपकी अपर्दित स्थल रूप में, ये बनता है जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड का बनता है। यानी कि पार्ट होल्स एंड प्लंग पूल्स, ये क्या होते हैं? ठीक है, अब देखिए यहाँ बताया गया है जल गर्तिका के बारे में। जल गर्तिका का मतलब होता है जल का गड्ढा, गर्तिका का मतलब हिंदी अर्थ है गड्ढा। ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई कोई भी नदी की जो है, यानी नदी कहीं भी किसी अवनालिका में बह रही है तो अब ऐसी बात है कहीं कहीं पे गड्ढे होते हैं, नदियों के भीतर भी कहीं कहीं पे गड्ढे होते हैं। इस तरह से होते हैं या नहीं होते हैं? आपने देखा होगा, जो लोग कभी नदी वगैरह में तैरने गए, अगर नहीं गए हो तो कोई तैरना नहीं आता तो जाना भी मत, ये मत सोचना कि मयंक सर ने कहा तो हम तैरने चल दिए। अगर
तैरना अच्छा खासा आता हो तो आप उतरना, मुझे तो नहीं आता है, ठीक है, तो मैं कभी गया भी नहीं। जिसे आता हो वो जा सकता है, नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो नदियों में आप देखेंगे कहीं भी नदी वगैरह जो होते हैं, छोटी छोटी नदी या जहाँ से जल निकल रहा होता है, बीच बीच में इस तरह के गड्ढे होते हैं। आपने सुना होगा कि उन गड्ढों में जब वहीं पानी बहरा होता है तेजी से, तो यहाँ पे भंवर टाइप बन जाता है। कहते हैं नदी में भंवर बन गया, नदी का एक जल जो है इस तरह से घूमने लगता है, ठीक है, नदी का भंवर। तो वही भंवर जो होते हैं वृत्ताकार रूप वाले भंवर यहाँ पर भी बनते हैं, ठीक है, वो भंवर यहाँ पर भी बनते हैं। यानी जो लोग नदी वगैरह किनारे वगैरह बैठे हैं या देखा है नदी का कैसे बहती है और कैसे नदी का जल कभी बीच में ही घूमने लगता है अचानक से, वो जानते होंगे भंवर के बारे में। नदी के अंदर भंवर कैसे बनते हैं, वो गड्ढों के ऊपर बनते हैं, नदियों में जो गड्ढे होते हैं बेसिकली उनके ऊपर बनते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं, छोटे गर्तों में फंसकर, यानी छोटे छोटे जो गड्ढे हैं नदी के भीतर उनमें फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं। वृत्ताकार रूप में इस तरह से घूमने लगते हैं गड्ढे, यानी कि जैसे ही नदी में छोटे छोटे जो गड्ढे हैं, नदी जहाँ से निकल रही है उनमें छोटे छोटे गड्ढे हैं, इनके ऊपर जल घूमने लगता है। तो जल घूमने की वजह से क्या होता है कि वहां पर जो अपर्दन के फलस्वरूप जो चट्टानी टुकड़े होते हैं जल में लाए हुए, वो भी इसमें घूमने लगते हैं। यानी चट्टानी टुकड़े जो लाए हुए होते हैं जल में बह रहे होते हैं साथ में जल में मलबे के रूप में, वो भी इसके ऊपर रोटेट करने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब कोई बड़ी चीज, जब कोई पथरीली चीज लगातार रोटेट करेगी गहरे वाली जगह पर, गड्ढे के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है उस गड्ढे को वो गहरा करती जाएगी। पत्थर लगातार रोटेशन में घूमते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो गड्ढे को गहरा करता चले जाएंगे। तो वही बात बताई गई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसी में वही बात लिखी गई है कि कंकड़ पत्थर और जो गोलास्म होते हैं, इसी में कंकड़ पत्थर गोलास्म जो है, ठीक है, वो कंकड़ पत्थर व गोलास्म के प्रवाहित जल के साथ घूमने के कारण, ठीक है, जो गड्ढे होते हैं उनका आकार बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेना है इसमें सब पॉइंट, पहले का सब पॉइंट कि कंकड़ पत्थर व गोलास्म के प्रवाहित जल के साथ घूमने के कारण गर्त होता है, गड्ढा होता है, इनका आकार बढ़ता जाता है, ठीक है। और ऐसे करके क्या होता है, लगातार ये भंवर टाइप घूमता है वृत्ताकार में, तो नदी घाटी, जो नदी की नीचे की जो तली है वो और गहरी होती चली जाती है, ठीक है, ये और गहरा कर देती है। पत्थर सतह से टकराएगा बार बार तो क्या करेगा, मिट्टी को हटाएगा, ठीक है। तो वही बताइए, इससे और ये गहरी होती चली जाती है, नदी घाटी और गहरी होती चली जाती है, ठीक है। जैसा मैंने बोला वैसा ही लिखना है। अब अगली स्थिति बताते हैं। ये तो आपने जल गर्तिका के बारे में देख ली कि जल गर्तिका क्या होती है। नहीं, अमूमन नदी के भीतर गड्ढा होता है, गड्ढे में पानी जब बहरा होता है तो वहीं पर नदी में अवसाद के फलस्वरूप जो अपर्दित चट्टानें होती हैं वो उस भंवर में फंस जाती हैं और वृत्ताकार रूप से घूमने लगती हैं, और जब घूमते घूमते ज़्यादा समय तक घूमती हैं वो पत्थर वगैरह, तो वो गड्ढा और गहरा कर देती हैं। ऐसे करके नदी घाटी और गहरी होती चली जाती है, ठीक है। तो वो प्रोसेस आपने यहाँ पर देख ली। मैंने तो उसका एग्जाम्पल भी दिया, अगर किसी ने देखा हो तो वो अच्छे से जानता होगा कि नदी भंवर, आपने सुना होगा कि कभी जहाँ पे पानी घूम रहा हो वहाँ पे तैरने मत जाना, ऐसे कहते हैं गांव वगैरह में। तो वो भंवर यही होता है, उस भंवर से निकल नहीं पाता है आदमी, इतनी तेजी से भंवर बनता है। एक तो पानी का फ्लो आ ही रहा होता है, दूसरी तरफ से वहीं पर भंवर जब बन जाता है तो आदमी बहुत निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों की उसमें डूबने से मौत भी हो जाती है। मोस्टली यहाँ पर से यानी बहुत ही कम लोग निकल पाते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर अब बताया गया है आपका अवनमित कुंड के बारे में, प्लंग पूल्स के बारे में। ये क्या होता है, देखिए आपने पता होगा, ऊपर आपने देखा कि जो युवावस्था है, युवावस्था में जलप्रपात वगैरह सब बन रहे हैं, ठीक है। तो बताया गया है कि भाई जलप्रपात जो होता है, जहाँ से जल गिर रहा होता है, तो जलप्रपात के तल में भी गहरे गड्ढे और एक जल गर्तिका का निर्माण होता है। यानी ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज लगातार, यानी कि ये जल है और ये जल यहाँ से ये जल एकदम यहाँ से गिरेगा, ऐसे करके ये यहाँ पर गिरेगा तो इस जगह पे गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर एक जल गर्तिका बन जाएगी, ठीक है। तो वो बताया गया है कि ये जो जल गर्तिका बनेगी इसे प्लंग पूल्स बोलते हैं। यानी कि किसी जलप्रपात के द्वारा जो जलप्रपात की धारा के गिरने से जो कोई गड्ढा टाइप बन जाता है, जल गर्तिका तैयार हो जाती है, उसे जो गहरे गड्ढे टाइप बन जाते हैं जहाँ पर जलप्रपात गिर रहा होता है, उसे प्लंग पूल्स या फिर अवनमित कुंड कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है, ये भी अपर्दन का ही परिणाम है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिख लेना कि जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है, जो जल की ऊंचाई से गिरने और उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होता है गड्ढा, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल और गहरे कुंड को हम क्या कहते हैं, अवनमित कुंड कहलाते हैं, ठीक है। यानी प्लंग पूल्स ये कहलाते हैं। यानी आप खुद अनुमान लगाइए कि ऊपर से कोई जल जब गिर रहा हो तेजी से तो ऑब्वियसली वाला गड्ढा हो जाएगा, साथ ही साथ उसमें अवसाद भी हो, यानी कि अपर्दन के उपरांत वहाँ पे मलबा वगैरह भी अपने साथ ला रहा हो, तो ऑब्वियसली बात है पत्थर वगैरह होंगे तो वो गड्ढे को और गहरा कर देंगे। और जब वहाँ पे भंवर टाइप बन जाएगा, वहाँ पर भी गर्तिका टाइप बन जाएगी, तो पानी वहाँ पर भी रोटेट मारने लगेगा तो और गहरा हो जाएगा गड्ढा। तो उस गहरे गड्ढे को जैसे जैसे होता जाएगा उसे अवनमित कुंड यानी प्लंग पूल्स वो बोला जाएगा, ठीक है। ये आपने
लिख लिया होगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर फिलहाल 3 आकृतियां देख ली, यानी कि 2 आकृतियां इसी वाले टॉपिक में हैं। अब अगली आकृतियां कौन सी बनती हैं आपके अपर्दन से, वो हम देखते हैं। थर्ड हेडिंग है आपकी, ये है अपर्दन स्थल रूप में अधः कर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प। ये क्या होता है ये देखते हैं, यानी कि इंसाइज्ड एंड एंटेंजर्ड, ये क्या है, मेंडर्स, ठीक है। तो ये देखना है हमें, ठीक है, यानी कि आपके अधः कर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प, ठीक है, गभीरीभूत विसर्प, इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए गभीरीभूत विसर्प के बारे में बताया गया है यहाँ पर पहला पॉइंट में कि तीव्र ढालों में यहाँ पर जो है, तीव्र ढालों में नदी जो है, तीव्र नदी ढालों में पार्श्व अपर्दन जो होता है वो अधिक नहीं होता है, यानी कि साइडों का अपर्दन अधिक नहीं होता है, लेकिन मंद ढालों पर नदियां अधिक पार्श्व अपर्दन करती हैं। ये सबसे बड़ी खास बात है कि तीव्र ढाल जो होती हैं वहां पर पार्श्व अपर्दन किनारों पर ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मंद ढाल में क्या होता है, नदियां अपने साइड के पार्श्व से इनका अपर्दन लगातार करती हैं। तो पहला पॉइंट इसमें ना, ठीक है, कि तीव्र नदी ढालों में पार्श्व अपर्दन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर अधिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब ऊपर कोई अपर्दन पार्श्व अपर्दन नहीं हो रहा है और ऊपर नदी क्षैतिज अवस्था में से बह रही है, समतल रूप में बह रही है ऊपर से, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वहां पर धीरे धीरे करके विसर्प बना देगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसी में लिखा गया है सब पॉइंट कि क्षैतिज अपर्दन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां जो होती हैं वक्रित होकर बहती हैं या फिर विसर्प बनाती हैं। यानी कि अब हम आपको इमेज से ही समझाएं, इमेज यहाँ पर कोई है नहीं, इसी में इमेज में बना लेता हूँ और इससे समझाता हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि क्षैतिज अपर्दन, यानी कि यहाँ पर पहले आपने ऊपर देखा कि ऊपर वाली अवस्था में आपने ये देखा कि कोई यहाँ पर तीव्र नदी ढाल है, ठीक है, और यहाँ पे पार्श्व अपर्दन जो है, साइडों का अपर्दन हो नहीं रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मंद ढाल आया तो वैसे क्या होता है कि नदी क्षैतिज रूप से बहने लगी, एकदम ऐसे करके बहने लगी, यानी समतल रूप में ऐसे यहाँ पर बहने लगी। ये आप समतल रूप है, इसके ऊपर ऐसे करके बहने लगी, ठीक है। इसके ऊपर जब बह रही होगी, ठीक है, तो जैसे ढाल जब मंद होगा तो एकदम वक्र में आ जाएगी, इस तरह से होने लगेगी, ठीक है। ये इसकी हैबिट होती है, ठीक है, ऐसे करके बहने लगेगी। तो ये क्या बनाएगी, ये विसर्प टाइप बना देगी, ये विसर्प की संरचना बन जाएगी इस पे, ठीक है। यानी अपर्दन से भी विसर्प बनता है। वैसे नदी विसर्प तो बनते ही बनते हैं एंड की अवस्था में, लेकिन शुरुआत में भी विसर्प बनते हैं, मंद ढालों पर भी विसर्प बनते हैं, ठीक है। तो ये विसर्प बनाती है वहां पर ऐसे करके, यहाँ पर आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गहरी जो चट्टानें हैं, कठोर चट्टानों में इस प्रकार के जो विसर्प मिलते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर इमेज में देखा, तो ये गभीरीभूत विसर्प टाइप बोले जाते हैं, गभीरीभूत विसर्प बोले जाते हैं, यानी गभीरीभूत विसर्प भी कहते हैं। यानी अमूमन जो आपका स्थलाखंड है, यानी आपका समतल मैदान है, वहां पर तो विसर्प बनते ही हैं, वहां पर तो नदियां मंद ढाल होने की वजह से विसर्प बनाती हैं, लेकिन जब गहरी चट्टानों में नदियां जो होती हैं विसर्प की आकृति क्रिएट करती हैं, तो वो गभीरीभूत विसर्प बोला जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है सामान्य विसर्प में और यहाँ पर जो गभीरीभूत विसर्प इसमें, ठीक है। सामान्य विसर्प जो होता है आपने देखा होगा कि मैदानी इलाकों, समतल मैदानी इलाकों में बनता है, नदियों का ढाल मंद हो जाता है तो ऐसे करके विसर्प बन जाता है। गभीरीभूत जो होता है वो चट्टानों के अंदर बन रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें, तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सब पॉइंट लिख लेना, कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए विसर्प मिलते हैं और इन विसर्पों को अधः कर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है, ठीक है। यानी कठोर चट्टानों में जो होते हैं, नदियां बंद होने की वजह से धीरे अपर्दन होता जाता है, तो वहां पर भी कठोर चट्टानों में विसर्प टाइप बन जाते हैं, जैसे आपने ऊपर देखा इस इमेज में विसर्प, तो इसे गभीरीभूत विसर्प और बोलेंगे, इसे गभीरीभूत विसर्प बोलेंगे। कैनियन तो है ही है, यानी घाटी जो है इसकी कैनियन जैसी है, विसर्प का निर्माण हो रहा है वो गभीरीभूत विसर्प वाला हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब अगला स्थल रूप जो है वो है नदी वेदिकाएं, यानी रिवर टेरेस। ये क्या होती हैं, ठीक है, अपर्दन से बनने वाली नदी वेदिकाएं। अब देखिए सबसे पहले इमेज में चलते हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस तरह की ये बन गई संरचना, ये ठीक है, सीढ़ी टाइप वेदिकाएं, ठीक है, ये क्रिएट हो गई, ठीक है, सीढ़ियाँ टाइप बन गई, टेरेस का मतलब सीढ़ियाँ ही होती हैं, ठीक है। तो ये क्यों बन गई, ये इसलिए बन गई जैसे पानी का फ्लो बढ़ता जाता है, नदी अपनी तली गहरी करती चली जाती हैं, ठीक है, और पानी अब कम होता है तो इस अपने ये वेदिकाओं के अंदर ही अंदर बहती हैं। पानी ज़्यादा होता है यानी इस वेदिकाओं से ऊपर निकल जाता है तो बाढ़ वगैरह आ जाती है साइड में, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो ये वेदिकाओं के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है कि ये जो है ये प्रारंभिक बाढ़ मैदानों में या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं, यानी पुरानी नदियाँ यहाँ पे बहती हैं वहाँ पर इस तरह की वेदिकाएँ बन जाती हैं, ठीक है, इस तरह की वेदिकाएँ ये निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, ये प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों में के चिन्ह हैं,
ठीक है। ये होते क्या हैं, ये जो हैं ये मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं। ठीक है, यानी कि लंबवत का मतलब आप जान रहे हैं कि लंबवत अपर्दन हो रहा है, लगातार अपर्दन, यानी कि एक नदी यहाँ पर बह रही है, ठीक है, और ये लंबवत अपर्दन यहाँ साइड से कटती चली जा रही है, तो इसका परिणाम होता है ये। ठीक है, इसका परिणाम होता है कि यहाँ से ये साइड की जो चीज़ है धीरे धीरे, मान लीजिए पहले नदी यहाँ पे बह रही थी, तो यहाँ से इसने ये वाला अपर्दन किया, फिर ऊपर यहाँ तक पहुँची, फिर इसने ये अपर्दन किया, ऐसे करके ये बढ़ती चली गई। ठीक है, तो वो बताया गया है कि ये अपर्दित स्थल रूप, ठीक है, यहाँ लिख लेना, ये लिख लेना इसी में कि ये मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं। ये आपने पहला पॉइंट लिख लिया होगा, प्रारंभिक बाढ़ मैदानों में ये मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो विभिन्न ऊंचाई की जो वेदिकाएं होती हैं इनकी ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है, और वेदिकाएं जो होती हैं अमूमन आपके नदी का जलस्तर दर्शाती हैं। तो सेकंड पॉइंट लिख लेना कि विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल का स्तर दर्शाती हैं। ठीक है, कि नदी का जल स्तर कितना है। ठीक है, इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली वेदिकाओं को हम क्या कहते हैं, युग्मित वेदिकाएं या युग्म वेदिकाएं कहते हैं। ठीक है, सेकंड का सब पॉइंट करके लिख लेना यहाँ पर कि नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली वेदिकाओं को युग्म वेदिकाएं या युग्मित वेदिकाएं कहते हैं। तो ये तो आपकी नदी वेदिकाओं की बात हो गई। ठीक है, नदी वेदिकाओं की बात हो गई कि नदी अपनी वेदिकाएं कैसे बना रही है, यानी लंबवत अपर्दन कर रही है, नदी जैसे जैसे बहती जा रही है अपनी साइडों से लंबवत अपर्दन कर रही है, तो ऐसे करके एक स्टेयर टाइप, टेरेस टाइप तैयार हो जाती है। ये आप नदी अपर्दन, ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से तैयार हो जाता है, यानी कि आपने पहले से साइड का यहाँ से अपर्दन किया होगा तो थोड़ा हिस्सा यहाँ ऊपर बढ़ गया, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक बन जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, इसे वेदिका बोलते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं वेदिकाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अब देखिए अभी तक तो आपने जो 5-6 ये आकृतियां देखी, ये आपकी अपर्दित स्थल रूप हैं, यानी अपर्दन से बनी हुई आकृतियां हैं, यानी जल से जो अपर्दन हो रहा है उससे बनने वाली आकृतियां हैं। अब आप निक्षेपण से बनने वाली आकृतियां देखेंगे, यानी जो निक्षेपण जल है, यानी कि जो अवसाद वाला जल है, उससे क्या क्या आकृतियां बनती हैं वो आप देखेंगे। तो अगली सब हेडिंग आप प्रवाहित जल में डालेंगे, अगली सेकंड सब हेडिंग आपकी जो है ये है निक्षेपित स्थल रूप। ठीक है, पहली तो आपने देख ली आप जो है, और पहली में 4 सब हेडिंग बनी थी वो अभी आपने देख ली। तो ये आपकी है निक्षेपित स्थल रूप। अब निक्षेपित स्थल रूप में आपकी पहली हेडिंग है यहाँ पर आपकी, ये है आपका जलोढ़ पंख। ये क्या होता है जलोढ़ पंख? ठीक है, ये जलोढ़ पंख क्या होता है? अब देखिए जलोढ़ पंख के बारे में सीधा टू द पॉइंट पे पहुंचते हैं। यहाँ पर एक तो पहले लिखी हुई है, एक आसान भाषा में लिखी हुई है परिभाषा कि जब नदी ऊंचे स्थलों से बहती हुई गिरिपाद यानी अपने निचले पादों के मंद ढाल में के मैदानों प्रवेश करती है तो वहाँ पे जलोढ़ पंख बना देती है। यानी मान लेते हैं नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और यहाँ से निकलने के उपरांत जैसे ही यहाँ पे मैदान में आएगी तो इस तरह का जो बन जाएगा, ये इस तरह का क्षेत्र बन जाएगा, शंकुनुमा क्षेत्र। ठीक है, यानी एकदम धारा जो है इस तरह का क्षेत्र बना लेगी। ये धारा जो इस तरह का क्षेत्र जो बनाएगी, ये क्षेत्र आपका जलोढ़ पंख बोला जाता है। ये जो क्षेत्र बोला जाता है ये वास्तव में जलोढ़ पंख वाला क्षेत्र बोला जाता है। तो आपको भी दिखाते भी हैं अभी इमेज में। ठीक है, तो यहाँ पर वो इमेज ये वाला है, यानी आप देख पा रहे हैं ऊपर से नदी पहाड़ से आ रही और जैसी गिरिपाद में नीचे की तरफ पहुंची तो ये इस तरह का चित्र बन गया। यानी कि मैं अब ले लेता हूँ ये इस तरह का, ठीक है, तिकोना, यानी कि ये क्षेत्र आपका बन गया। ठीक है, यानी कि आपका एक शंकु का आकार का एक क्षेत्र ये बन गया, शंकु आकार का। ठीक है, ये क्षेत्र आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो बोला जाएगा जलोढ़ पंख बोला जाता है। ठीक है, जलोढ़ पंख बोला जाता है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर इसी में यहीं शुरुआत से मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे कि जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपाद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई नदियाँ होती हैं वो मंद ढालों पर क्या होती हैं, भार वहन करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो भार वहन करने में सक्षम होती हैं तो क्या करती हैं, ये निक्षेपण करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो वही बात है कि जो यहाँ से ऊपर से जो नदी निकल के आई गिरिपाद में, जैसे आई गिरिपाद में इसे समतल मैदान मिलता है। अब समतल मैदान में फ्लो इतना तो होगा नहीं, ऊपर से आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कंकड़ पत्थर अपने साथ भाकर ला रही होगी, तो यहाँ पर एकदम निक्षेपण स्टार्ट हो जाएगी।
निक्षेपण की पहली आकृति हम बोल सकते हैं कि जलोढ़ पंख सबसे पहली आकृति निक्षेपण की पहली आकृति होती है, ये भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि नदी के द्वारा बनने वाली सबसे पहली निक्षेपित आकृति जलोढ़ पंख होती है, ये भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई ये जो चीज़ें हैं, यानी कि जब नदी एकदम ऊपर से नीचे आती है तो ऑब्वियस सी बात है अपने साथ जो मलबा होती है ऐसे समतल में आती है, उसके वेग कम होता है, तो कुछ जो भारी मलबा होता है वहाँ पर छोड़ देती है। तो भारी मलबा छोड़ने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, एक पंख टाइप बन जाता है, एक यहाँ पर यानी कि एक शंक्वाकार संरचना तैयार हो जाती है, जिसे जलोढ़ पंख के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे यानी कि आपका सेकंड पॉइंट आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आएगा कि साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ, साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल यानी बड़ा, ठीक है, बड़े आकार के नद्य भार को बहन करती। नद्य भार का मतलब है नदी में बहने वाला जो भार है उसे नद्य भार बोलते हैं। नद्य भार कोई अलग नहीं है, नदी के अंदर जो चीज़ें बह रही हैं यानी जो कंकड़ पत्थर बह रहे हैं उनका भार बोला गया, उसे नद्य भार बोला गया है। ठीक है, हिंदी का ही रूप है ये। ठीक है, तो नद्य भार ये, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना पर्वतीय क्षेत्रों में नदियाँ भारी, सामान्य पर्वतीय क्षेत्रों में नदियाँ बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार का नद्यभार बहन करती हैं। ठीक है, नद्यभार सॉरी यहाँ पर मुझे अपनी भाषा लिखवानी थी, यहाँ पर वरना बहुत लेंदी हो जाएगा, थोड़ा संशोधन कर लेना, इसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना कि पर्वतीय क्षेत्रों में नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नद्यभार को मंद ढालों पर वहन करने में, यानी मंद ढालों पर वहन करने में असमर्थ होती हैं। ठीक है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नद्यभार को मंद ढालों पर वहन करने में असमर्थ होती हैं, तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। ठीक है, ये आपकी टू द पॉइंट परिभाषा हो गई, साधारण यानी ये आपकी, ठीक है, मानक परिभाषा हो गई। यानी पहली वाली परिभाषा आप जनरल परिभाषा है और ये मानक परिभाषा बोल सकते हैं, इसकी एक्यूरेट बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो कोई नदियाँ होती हैं वो जलोढ़ पंख से बहती हैं। ठीक है, तो ये बहुत दूर तक नहीं बह पाती हैं, ये वहाँ से वितरिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, छोटी छोटी धाराओं में। यानी ऑब्वियस सी बात है, एक नदी यहाँ आई और ऐसे इसकी ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पे बन गई, संरचना बन गई, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी नदी इस तरह से नहीं बह पाएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी धाराएं यहाँ बन जाएंगी, यहाँ से धाराएं निकल जाएंगी। तो बताया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पे कहा गया है सब पॉइंट कि जो नदियाँ जलोढ़ पंखों से बहती हैं वह बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बट जाती हैं, जिन्हें जल वितरिकाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जल वितरिकाएं कहती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ बताया गया है, थर्ड पॉइंट देखिए, आर्द्र प्रदेशों में जो आर्द्र होती हैं, यानी कि जो आर्द्रता वाले प्रदेश होते हैं, ह्यूमिडिटी वाले प्रदेश होते हैं, तो इनमें जलोढ़ पंख प्राय निम्न शंकु की आकृति के होते हैं। ठीक है, निम्न यानी कि ज़्यादा बड़ा शंकु नहीं होता है, निम्न होता है। ठीक है, और शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक ये इनके जो होते हैं मंद ढाल वाले होते हैं। ठीक है, वहीं अगर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में देखें तो ये वहाँ पर तीव्र ढाल वाले और उच्च शंकु बनाते हैं, यानी हाई शंकु बना रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, यानी उल्टा हो रहा है यहाँ पर, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वहाँ पर इनका तीव्र ढाल हो जाता है। ठीक है, जो पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ वगैरह हैं, और वहाँ पर शंकु भी बहुत ऊँचा बनता है। ठीक है, जबकि आर्द्र प्रदेशों में जहाँ पे लगातार वर्षा होती रहती है, ठीक है, तो वहाँ पर निम्न शंकु होता है और शीर्ष से पाद तक मंद ढाल होता है, ज़्यादा हैवी ढाल नहीं होता है। तो यहाँ पर इसे याद रखना आप। ठीक है, सेकंड का सब पॉइंट आपने नोट, थर्ड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, आपने सबसे पहली आकृति निक्षेपण की देख ली, अब अगली आकृति जो है सेकेंड हेडिंग है डेल्टा। इसका निर्माण कैसे होता है, तो डेल्टा के बारे में देखते हैं। अब देखिए, डेल्टा सेम जलोढ़ पंख जैसा होता है, लेकिन ये डेल्टा जो होता है वो पर्वतीय मुहाने पर नहीं होता है, निकलते हुए पर्वतों से समतल मैदान आया वहाँ पर नहीं होता है, बल्कि ये नदियों के अंतिम छोर पर जाके बनते हैं। यानी साफ साफ कहा जाए तो नदियाँ जब अंतिम अवस्था में पहुँचती हैं तो वहाँ पर ये अपना डेल्टा बनाती हैं। यानी जब समुद्र से मिलने वाली होती हैं नदियाँ, तो उस जगह पर ढाल जो होता है या तीव्रता जो नदी की होती है, वेग होता है, बहुत ही मंद हो जाता है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, वहाँ पर बन जाता है डेल्टा। ठीक है, वहाँ पर तमाम नदी जो है तमाम तरीकाओं में डिवाइड हो जाती है, तो वहाँ पर वो डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर लिख लेना, डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही बात होते हैं। ठीक है, तो इसी में लिख लेना है सब पॉइंट कि नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती है, सब पॉइंट। ठीक है, इसी में अगला सब पॉइंट, अगर सेकंड सब पॉइंट, यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो
तो तट के साथ ही एक संघ के रूप में फैल जाता है। अगर यह बाहर समुद्र में दूर तक नहीं गया हो तो तट के साथ ही संघ के रूप में एक साथ फैल जाता है, ठीक है, यानी कि डेल्टा के रूप में यहाँ पे बन जाता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ दूसरी बात बताई गई है कि जलोढ़ पंख में क्या होता है, जलोढ़ पंख में कोई चीज़ नियत नहीं होती, वो रुकती नहीं है, वहाँ पे लगातार निकलती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है जलोढ़ पंखों के विपरीत जो डेल्टा है, डेल्टा का निक्षेप जो होता है वो व्यवस्थित होता है। और इस, ठीक है, व्यवस्थित का मतलब कि एक पूरा व्यवस्थीकरण होता है कि भाई यहाँ पर मोटे कण नीचे की तरफ, ठीक है, कि मोटे तट जो होते हैं वो निकट होते हैं, बारीक कण जो होते हैं वो दूर जमा हो जाते हैं, वो यहाँ पर इसका पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना सेकंड पॉइंट में कि जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है, ठीक है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट और बारीक कण जैसे चीका मिट्टी, गाद आदि सागर में ये दूर जमा होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब वैसे बताया गया है यहाँ पर थर्ड पॉइंट में कि भाई जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता जाता है, नदी वितरकाओं की लंबाई भी बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर बढ़ता चला जाता है। जैसे आपने देखा वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, तो यहाँ पर लिख लेना आप, ठीक है। नहीं, जैसे जैसे डेल्टा का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी नदी बहाने पे डेल्टा आकार बढ़ता जाएगा, तो निक्षेपण जब होगा तो ऑब्वियसली बात है ये समुद्र में आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये समुद्र यहाँ पर है, समुद्र वैसे तो समुद्र ये होना चाहिए, लेकिन डेल्टा की वजह से समुद्र में ये डेल्टा आगे तक बढ़ गया, इसके निक्षेपण की वजह से डेल्टा आगे तक बढ़ गया। तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ डेल्टा है आंध्र प्रदेश में, वो दिखाया गया है। तो आपने ये पूरा डेल्टा वाला पोर्शन नोट कर लिया। अब आपका अगला पोर्शन है, आपका थर्ड हेडिंग आपकी जो है इसी में ही बाढ़ मैदान, थर्ड सब हेडिंग आपकी जो है निक्षेपण वाली आकृतियों में बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका, ये क्या होता है। अब देखिए जो बाढ़ मैदान है, बाढ़ के मैदान है वो निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं, यानी बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप माने जाते हैं, यानी नदियाँ अपने बाढ़ के मैदान जरूर बनाती हैं, ठीक है, क्योंकि अब लगातार निक्षेपण जब होता है तो नदियाँ अपने साथ अवसाद बहाकर लाती हैं, अवसादों की वजह से नदी की तली भर जाती है और नदियाँ अपने आसपास अपना जल ओवरफ्लो की जगह तरह निकाल देती हैं। तो ओवरफ्लो से जल निकालने की वजह से क्या होता है, अपने साथ लाया हुआ अवसाद जो होता है वो भी निक्षेपित हो जाता है। तो ऐसे करके बाढ़ के मैदान बन जाते हैं। ये बात आप पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं पहले से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीज़ें बस क्लास 11th में ये हुआ है, यहाँ पर आकर यहाँ पर चीज़ों की एक मानक परिभाषा है। हर चीज़ को हमने पहले तो आसान भाषा में समझा था, लेकिन यहाँ पर उसका एक वैज्ञानिक कारण बताया गया है। सबसे बड़ी बात आपने क्लास 11th में ये देखी होगी, हर चीज़ का एक वैज्ञानिक कारण बताया गया है। हर चीज़ का एक मतलब पहले हमने एक जनरली पढ़ लिया था कि भाई ये ऐसे आया, इस वजह से ये निक्षेपित हो गया, बन गया बाढ़ का मैदान, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस बताई गई है, क्यों बना, उसका रीजन क्या है, कहाँ से उसने अपरदन किया तब बना जाकर, तो वो चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया है इसी में पहले का सब पॉइंट कि जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ यहाँ पर पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। नहीं, पहले निक्षेपित का मतलब होता है बड़े आकार के पदार्थ पहले ही शुरुआत में ही गिरिपाद में छूट जाते हैं, और बारीक पदार्थ जो होते हैं, और बारीक पदार्थ ये क्या करते हैं, और बारीक पदार्थ ये मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जो जल धाराएं हैं इनमें मिल जाते हैं। देखिए बारीक पदार्थ आप जानते हैं, रेत, चीका, मिट्टी, गाद वगैरह, ये लिखना नहीं, ऊपर लिख चुके हैं अभी आप, जस्ट अभी लिखा है आपने। और बारीक पदार्थ मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जल धाराओं में मिलते जाते हैं, यानी कम वेग वाली जो जल धाराएं हैं नदियों की उनमें मिल जाते हैं, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। इसी में सेकेंड सब पॉइंट, जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये तल पर जमा हो जाते हैं, यानी जो पानी में मिले हुए छोटे छोटे बारीक से पदार्थ हैं वो तटों पर जमा हो जाते हैं, साइडों पर जमा हो जाते हैं। तो ऐसे करके ये बाढ़ के मैदान विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड सब पॉइंट लिख लेना इसी में कि नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है अगला पॉइंट है आपका सेकंड पॉइंट। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं, यानी जो तल है और तलों से जो तल है यानी नदी का उसके ऊंचाई पर तट बन रहा है तो उसे हम असक्रिय बाढ़ का मैदान कहेंगे। असक्रिय का मतलब ये होगा कि हाँ बार बार पानी नहीं पहुंच पाएगा, ऊंचाई पर होगा तो ऊंचाई पर होने की वजह से बार बार पानी नहीं पहुंच पाएगा, तो वो कभी कभार वहां से बाढ़ आएगी, हमेशा नहीं आएगी, इसलिए असक्रिय बाढ़ के मैदान बोला गया है। तो यहाँ पर लिख लेना सेकंड पॉइंट कि तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है।
और ये मुख्यतः यहाँ पर बताया गया, ये मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेप से और सरिता निक्षेप से। ऊंचाई पर जो बने हुए मैदान हैं वो दो प्रकार के निक्षेपों से बने हैं, एक तो बाढ़ के द्वारा बनाने हुए निक्षेप से या फिर सरिता निक्षेप से। असक्रिय का मतलब ये हो गया कि भाई नदी की जो घाटी है वो और ज़्यादा गहरी होगी, तली और ज़्यादा गहरी होगी, ऊपर वाला जो बांध है, ऊपर वाली स्थिति है बहुत ऊंचाई पर हो गई, यानी कि अब नदी में इतना ज़्यादा पानी आए तभी वो इसे टच कर पाएगी, ऊपर वाली स्थिति को तभी टच कर पाएगी जब नदी में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो। और इतना पानी अगर नहीं आ पाता है तो यहाँ पर बाढ़ कभी नहीं, इस क्षेत्र में बाढ़ कभी नहीं आ पाएगी, यहाँ पर ये बताया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैदान है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये प्राकृतिक तटबंध ये बताया गया है, ये पूरा बाढ़ का मैदान है, यानी कि ये हिस्सा मान लीजिए कभी कभी ऊंचा हो जाता है इससे, तो यहाँ पर ये मैदान में पानी, बाढ़ का पानी कभी नहीं आएगा, बाढ़ के द्वारा निक्षेपण कभी नहीं होगा। और ये जो आकृतियां देख रहे हैं जिससे इस विसर्प बन रहा है, ये विसर्पी रोधिकाएं बोली जाती हैं। विसर्प को रोकने वाली आकृतियां जो हैं इन्हें विसर्पी रोधिकाएं बोलती हैं। जिन दायरों के भीतर नदी बहती है उन्हें प्राकृतिक तटबंध बोला जाता है। ये प्राकृतिक तटबंध आप देख पा रहे हैं, ये प्राकृतिक तटबंध बोले जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपने ये सब चीज़ें नोट कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट नोट कर लिया, थर्ड पॉइंट है। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि भाई बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होते रहते हैं। यानी कि जो बाढ़ मैदान होते हैं उनमें नदी, ऐसे क्षेत्र कुछ होते हैं जो नदियों के कटे या छूटे भाग होते हैं, उनमें बड़े बड़े या भारी पदार्थ होते हैं वो जमाव होते रहते हैं। और ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बड़े पदार्थों में महीन कण होते हैं, चिकनी मिट्टी, गाद आदि होती है। तो ऐसे करके ये क्या होता है, एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है। बाढ़ग्रस्त मैदान में भी डेल्टा बन जाते हैं और इन्हें हम डेल्टा कहते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं बनते हैं उन्हें हम डेल्टा मैदान कहलाते हैं। ये आप यहाँ पर थर्ड का सब पॉइंट लिख लेना, इसी में थर्ड का सब पॉइंट आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली बात आप बताइए प्राकृतिक तटबंध के बारे में। प्राकृतिक तटबंध होता क्या है? तो चौथा पॉइंट आपका पूरा हेरिटेज है कि प्राकृतिक तटबंध जो है बड़ी नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं और ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल भागों के, यानी समझने वाली बात है, पूरा एक एक पॉइंट समझाऊंगा मैं। नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक, निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं और ये कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। यानी कि जो पार्श्व हैं, किनारे हैं, किनारों में ये रैखिक का मतलब होता है जिस लाइन में, जिस दिशा में नदी बह रही है उसे रैखिक बोलते हैं। तो वहाँ पर कहीं कहीं पर ये बने हुए होते हैं, कहीं कहीं पर कटे हुए भी होते हैं। जैसे यहाँ पर तो ये दिखाए गए खाने के रूप में ये बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। कहीं कहीं कट जाते हैं, ये आप देखिए यहाँ से कट जाते हैं, वहाँ से नदी का जल निकलने लगता है, तो ये प्राकृतिक तटबंध बोले जाते हैं। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट नोट कर लेना कि प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाई जाती हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक, निम्न और समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं। यानी स्थूल पदार्थ जो होते हैं, बड़े पदार्थ होते हैं, साइडों पर जमा हो जाते हैं पार्श्वों पर। तो उन पार्श्वों पर जमा होने की वजह से ये रैखिक का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूसली नदी जहाँ तक जा रही है उनके किनारे पर ही बने हुए हैं ये, ठीक है। तो ये कटक के रूप में पाए जाते हैं ये, ठीक है। ये आपने यहाँ नोट कर लिया होगा। अगला है नदी रोधिकाएं। नदी रोधिकाएं क्या होती हैं? नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं जो हैं ये बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं। यानी बड़ी नदी होती है, वहाँ के विसर्प जो बनते हैं उनके अवतल जो ढाल होते हैं, ठीक है। अवतल का मतलब होता है खाली हिस्से वाले ढाल, ये वाले ढाल, ये अवतल ढाल बोले जाते हैं। ये ढाल जो बोले जाते हैं, ठीक है। अवतल उत्तल आप जानते होंगे, अवतल उत्तल आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। ये इस तरह का जो इससे हिस्सा बनता है इसे अवतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल बोलते हैं इसे, कॉनकेव अवतल बोलते हैं। अवतल का मतलब होता है धसना, अवतलन, हमने पढ़ा था अवतलन। अवतलन का मतलब धसना, यानी कि सिंपल भाषा और बता दी है मैंने। अवतल का मतलब धसना, यानी कि ये चीज़ बीच में धसती चली गई तो अवतल बोला जाएगा। ये भाग अवतल बोला जाएगा। उत्तल का मतलब होता है कि ये इस तरह का हिस्सा, यानी इसका जो ये भाग है ये उसे उत्तल बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है, उत्तल बोल सकते हैं इसे। तो आप समझ गए होंगे कि यानी कि ये क्या कर रही हैं, ये अवतल वाले जो नदी के भाग हैं यहाँ पर ये रोधिकाएं ऐसी बनती जा रही हैं, धसे हुए भागों में रोधिकाएं बनती जा रही हैं ये, तो इन्हें विसर्पी रोधिकाएं बोलेंगे हम। ये अवतल वाला भाग बोला जाए, धसा हुआ भाग अवतल वाला, और ये जो निकला हुआ भाग ये बोलेंगे ये उत्तल वाला भाग बोला जाएगा। ये भाग जो बोला जाएगा ये उत्तल वाला भाग बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा 5वां सब पॉइंट, ढालों में पाई जाती हैं और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी के किनारों पर, यानी जो रोधिकाएं जो बनती हैं वो प्रवाहित जल होता है, इसके द्वारा जो तलछट हैं, ठीक है, यानी तलों के साइड के किनारों पर जो छोड़े हुआ निक्षेपण है इसके कारण ये रोधिकाएं बनती हैं। ये यहाँ पर आप लिख लेना आप नदी रोधिकाओं के बारे में।
तो आपने ऐसे करके यहाँ पर भी इसमें देख लिया, यहाँ पर यानी जो आपने 3 अभी स्थलरूप देखे नीचे पढ़ के वो आपने देख लिए हैं। हो सके तो इमेज ये बना लेना, इमेज बना लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। फ़ायदा यही रहेगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं नदी विसर्प की, यानी अगली स्थल रूप निक्षेपण का है नदी विसर्प, अंतिम रूप है, चौथी हेडिंग सब हेडिंग है नदी निक्षेपण में। तो नदी विसर्प ये क्या होती हैं? देखिए, विसर्प का मतलब आप जानते हैं कि जब नदी की धारा मंद हो जाती है तो नदी इस तरह से बहने लगती है। तो ये इस तरह से बहने की वजह से क्या बोली जाती है? नदी विसर्प बोली जाती है। और ये जो हिस्सा अंदर वाला होता है इसे अवतल वाला हिस्सा बोला जाता है, और ये जो हिस्सा होता है निकला हुआ हिस्सा ये उत्तल वाला बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? ये उत्तल वाला हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है गहरा वाला अंदर से ये अवतल वाला हिस्सा बोला जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया है, और ये अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताने की जरूरत फिर से पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि बाढ़ या फिर डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे, लूप जानते हैं आप, छल्ला होता है, लूप का मतलब छल्ला, तो एक लूप के आकार की, यानी लूप इस तरह का छल्ला लूप जो बनता है, लूप पूरी लूप ये अर्ध लूप टाइप बोल सकते हैं। तो लूप के आकार का एक यहाँ पर बनता चला जाता है यहाँ पर, तो लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें हम विसर्प कहते हैं। यानी कि एकदम ऐसे इस टाइप के जो प्रारूप हैं, लूप जैसे छल्ला नुमा एक प्रारूप इस तरह के विकसित हो गए, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम विसर्प कहेंगे। पूरा छल्ला नहीं होता है, तो अर्ध में ही होता है, अर्ध लूप होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे विसर्प कहते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नदी विसर्प बनने के कुछ कारण हैं, और यहाँ पर वो वैज्ञानिक कारण यहाँ पे बताए गए हैं। नदी विसर्प निर्मित होने के कारण क्या क्या कारण हैं वो निम्नलिखित यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला कारण यहाँ पर ये है कि मंद ढाल पर बहते जल में जो तट हैं, तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति, इसकी वजह से क्या बनता है? विसर्प तैयार होता है, क्योंकि नदियों में अवसाद बढ़ता जाता है, नदियाँ अपने साइड के किनारे काटती चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा काटती चली जाती हैं, तो इस तरह की संरचनाएं बनती हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो मंद ढाल है, मंद ढाल होने पर जो बहता जल है वो तटों पर क्षैतिज रूप से, यानी तट जो है तटों के समानांतर क्षैतिज रूप से जो है ये साइड में जो पार्श्विक कटाव जो है करता चला जाता है। यानी यहाँ पर ये जल बह रहा है और ये जल जो बहते हुए ये कटाव करता जा रहा है, तो क्या होगा? ये आकृति ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी, जो लगातार कटाव होगा ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति। दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ। दूसरी बात यहाँ पर जो बताई गई है वो बात ये बताई गई है यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट में कि तटों पर जो जलोढ़ है, जलोढ़ मिट्टी होती है, तो यानी कि जलोढ़ मिट्टी जल से ही बनती है, जल लगातार जमाव रहने की वजह से। तो तटों पर जो जलोढ़ है, तो जलोढ़ का अनियमित और असंगठित जमाव, तो ये क्या होता है? इस जमाव की वजह से जल दबाव बनता है, और जल दबाव बनने की वजह से इस तरह की विसर्पी संरचना क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर लिख लेना कि तटों पर जलोढ़ का अनियमित और असंगठित जमाव, इतना ही लिख लेना। तो असंगठित जमाव होने की वजह से क्या होता है? जल पर दबाव बनता है, और इस तरह से नदी विसर्प टाइप बनाने लगती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यहाँ पर कोरियोलॉसिस बल। हाँ, वही कोरियोलॉसिस बल है जिससे वायु अपनी दिशा चेंज करती है, यानी वायु जो है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में दिशा चेंज कर लेती है। वही कोरियोलॉसिस बल जो है वो नदियों पर भी प्रभाव डालता है, स्थल पर मौजूद जो स्थिराकृतियां हैं उन पर भी प्रभाव डालता है। यानी तो वही वैज्ञानिकों ने बताया है थर्ड सब पॉइंट यहाँ पर कि प्रवाहित जल का कोरियोलॉसिस प्रभाव से विक्षेपण, यानी कि जो विक्षेपित हो जाता है, अपनी मुख्य मार्ग से हट जाता है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, तो अक्ष पर घूर्णन करने की वजह से एक आभासी बल लगता है, उस आभासी बल की वजह से नदियां जो होती हैं वो विसर्प का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई चीज़ है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, गोले पर कोई चीज़ इस तरह से है, लाइन लंबवत लाइन है, बहुत तेजी से अगर गोला घुमाया जाएगा तो लाइन इस तरह से हो जाएगी, लाइन अपने आप इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये विसर्प टाइप बन जाएगी लाइन। तो वही बात है, यहाँ पर कोरियोलॉसिस बल का भी इसमें प्रभाव होता है नदी को विसर्प बनाने में। तो 3 प्रभाव आपने मेनली यहाँ पर देख लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है अगला पॉइंट, यहाँ पर बताया गया सेकंड पॉइंट कि पहला पॉइंट लिख लिया, सेकंड पॉइंट लिख लिया आपने। थर्ड पॉइंट है कि यहाँ बताया गया प्राय बड़ी नदियों के जो विसर्प हैं, तो विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं। यानी सक्रिय निक्षेपण का मतलब जो है अपने ऊपर पड़ी जो विसर्प रोधिकाएं होती हैं ये अवतल किनारों पर, यहाँ पर विसर्प रोधिकाएं ज़्यादा बनती हैं, यहाँ पर निक्षेपण ज़्यादा होता जाता है। यानी कि यहाँ पर ये इस तरह का अवतल किनारा बना, वहाँ पर निक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है, जबकि उत्तल वाले पर विक्षेपण नहीं होता है, अवतल वाले पर ज़्यादा होता है। तो वो बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट में लेना कि प्राय बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं, और उत्तल किनारे जो होते हैं इन पर अधोमुखी कटाव होते हैं। अधोमुखी मतलब अंडर कटिंग, उत्तल किनारे जो होते हैं कटते चले जाते हैं।
उत्तल किनारे मान लीजिए यहाँ का किनारा है वो साइड से कटता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये हिस्से में यहाँ पर निक्षेपण लगातार होता चला जाएगा, यहाँ पर निक्षेपण अवतल वाले में लगातार होता चला जाएगा। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। थर्ड का सब पॉइंट है यहाँ पर, पहला सब पॉइंट कि अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं। यानी अवतल किनारे क्या होते हैं, कटाव किनारे बोले जाते हैं ये। यानी कटाव किनारे लगातार इनसे कटाव हो रहा है, नदी यहाँ से दूर चली जा रही है निक्षेपण करने की वजह से, तो इन्हें कटाव किनारे की भी कहा जाता है। और ये अधिक अपर्दन से यहाँ पर तीव्र कगार स्टीप क्लिप के रूप में ही परिवर्तित हो जाती है। यानी बहुत ज़्यादा अपर्दन होता है तो यहाँ पर तीव्र कगार बन जाते हैं, कगार बोली जाती है आकृति। यानी यहाँ पर जो बनने वाली आकृति है तो वो कगार बोली जाती है। यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर कगार यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, स्टीप क्लिप के रूप में। तो ये जो हिस्सा बन जाता है यहाँ पर, ये तीव्र कगार के रूप में बन जाता है। ये तीव्र कगार बन स्कंद ढाल पर तट पर ये तीव्र कगार बन गया, ये कगार टाइप बन गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देख लिया, ठीक है। अगली बात यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट बताई गई है, जो उत्तल किनारे हैं, उत्तल किनारों का जो ढाल होता है वो मंद होता है। यानी कि ये उत्तल किनारे होते हैं, इनका ढाल क्या है, ये मंद होता है। ये ढाल इतना ज़्यादा तीव्र नहीं होता है, तो उत्तल किनारों के ढाल मंद होता है। और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में ये विकसित होने की वजह से यहाँ पर इनके अंदरूनी भाग, अंदरूनी मतलब ये वाला भाग अपर्दन करता जाता है। यानी उत्तल किनारों का बाहरी भाग नहीं बल्कि अंदर का भाग अपर्दन करता जाता है। और अंदर का भाग अपर्दन करने का मतलब ये है कि अंदर का भाग अपर्दन करेगा तो क्या होगा, ये जो अभी जो चीज़ है यहाँ पर है, ये नदी यहाँ पर बह रही है, धारा फिर यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे ऊपर आगे बढ़ जाएगी, यहाँ पे और अपर्दन होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, ये आगे और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये स्थिति चलती चली जाएगी। और एक स्थिति ये होगी कि ये धारा ऐसे यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आने के फलस्वरूप ये बीच वाला पोर्शन जब मिट्टी आएगा हिस्सा, तो ये नदी जो है इस तरह से जुड़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर इतना अवसाद, जहाँ पे चूंकि इधर से अवसाद भी बढ़ता जा रहा है, अवसाद भरने के उपरांत ये हिस्सा कट के अलग हो जाता है। तो कट के जब अलग हो जाता है तो ये जो जल भरा रह जाता है यहाँ पर, इसे छाड़न झील या गोखुर झील के रूप में इसे जाना जाता है। यानी कि पहले नदी यहाँ पर बह रही थी, अब ज़्यादा जब अंदर से कटाव होता रहा उत्तल लेंस में, उत्तल यानी कि नदी के उत्तल प्रभाव में ज़्यादा कटाव यहाँ से होता रहा, ये दूरी बढ़ती गई। एक स्थिति ये आई कि इसके दोनों किनारे होते पास पास आ गए। अब ये किनारे पास पास आने की वजह से क्या हो गया, ये किनारे यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ गए। अब जुड़ गए तो ये इससे अलग हो गया कट के। अब ये पूरा क्या बन गया, ये गोखुर झील के रूप में विकसित हो गया, ऑक्सबो लेक जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है, यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट में लिख लेना कि उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाती है। यानी अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा फिर से समझा दूं, ये हम बोल सकते हैं ये है। अब देखिए ये जो हिस्सा है आपका, ये आपका जो है क्या है, उत्तल है। तो उत्तल किनारे का अंदरूनी भाग, अंदरूनी का मतलब ये होता है कि ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है अंदर वाला, ये वाला इनसाइड वाला हिस्सा, यहाँ पे कटान लगातार हो रहा है। इनसाइड वाले हिस्से पर यहाँ पर कटान लगातार हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कटान लगातार होगा तो ये आकार अभी यहाँ पर धारा बह रही है, अब यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। एक स्थिति ये होती है कि भाई ये पहुँचते पहुँचते ये दोनों धाराएं यहाँ पर, ये वाली धारा और ये वाली पास में आ जाती है, तो ये धारा यहीं पे जुड़ जाती हैं और ये हिस्सा अलग हो गया। तो ये बचा हुआ जो पार्ट होता है ये झील के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे हम गोखुर झील कहते हैं। तो देखिए ये तो था आज आपका पार्ट 1। मैं पूरा भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मिले, बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। चाहे बेशक थोड़ा लेट हो जा रहा हूँ, लेट होने का रीज़न ये रहता है कि मुझे खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं। कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो नोट्स मेरे नहीं बन पाते हैं, तो यहाँ पर नोट्स बनाने में भी टाइम लग गया, कोई बात नहीं। अब आपको पूरी कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से समाप्त हो ये दोनों पुस्तकें। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स जरूर बनाएं। ये जो चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आप ये मान लीजिए बहुत ही अनमोल हैं, यानी इनका बहुत बड़ा मतलब योगदान है आपके एग्जाम में। आप इन्हें बिल्कुल ऐसे लाइटली ना लें कि सर छोड़ दे रहे हैं, कहीं से नोट्स मिल जाए उनसे जुगाड़ कर लेंगे। आप बेशक लक्ष्मी यानी बेशक आप माजिद हुसैन महेश बड़वाल खरीद लें, वो अलग बात है, लेकिन माजिद हुसैन महेश बड़वाल के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे जब तक आपको ये बेस क्लियर नहीं होगा। यानी कि जो बेसिक अवधारणा है, अगर वही अवधारणा आपको नहीं आती होगी तो चाहे आप माजिद हुसैन ले लीजिए, महेश बड़वाल ले लीजिए या फिर कोई और स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, वो आपके लिए कारगर नहीं होगी। सबसे पहले बेसिक अवधारणा आपको आनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि मैं आपको यहाँ पर इस टाइप के नोट्स बनवा दे रहा हूँ कि आपको माजिद हुसैन या फिर महेश बड़वाल पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। पढ़ना भी पड़ेगा तो आप अपने स्तर से भी उसे निपटा सकते हैं। वहाँ पर उसके नोट्स
या वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालने की जरूरत नहीं रह जाएगी। मेरा मानना यहाँ पर ये है, इसलिए मैं यहाँ पर एनसीईआरटी नोट्स पर पूरा फोकस दे रहा हूँ ताकि आपके नोट्स बेहतर से बेहतर बन सकें। क्योंकि ये जो पोर्शन है, मैंने आपसे फिर से कह रहा हूँ, इसमें से 70 से 80 पोर्शन जो है आपका जियोग्राफी ऑप्शनल का पोर्शन भी है, ठीक है। यानी जियोग्राफी जो आपका वैकल्पिक विषय के रूप में जो लेते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम में, उसका भी कंटेंट इसमें है। इसलिए मैं यहाँ पर पूरे इंटरेस्ट के साथ इसे कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो मेरा सभी से कहना ये है, गुजारिश है कि आप लोग नोट्स बनाइए। केवल आप टाइम पास करने के उद्देश्य से चैनल से मत जुड़िए, आपका लॉस होगा। देखिए यहाँ पर तमाम चैनल हैं यूट्यूब पर, वो भाई चार लाइनें उठा ली, उन्होंने कहा भाई हो गया चैप्टर कंप्लीट, और आप मान लेते हैं चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। वास्तव में एनसीईआरटी बहुत डीपली से आता है। यूपीएससी के पेपर उठा के देखेंगे तो स्टैंडर्ड बुक से ज़्यादा एनसीईआरटी डीपली पूछा जाता है। आप उठा के देखिए, आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो यकीन मानिए आप एग्जाम में अगर जब भी प्रश्न सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको एक बार में सॉल्व आउट हो जाएगा, क्योंकि आपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। तो मेरा मानना है नोट्स जरूर बनाएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।